पिछला जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। आज कुछ जो चंद दोस्त नए आए हैं और चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने उसके हवाले से भी हमें कहा कि जी आप आपसी रिकॉर्डिंग हमें शेयर करते। एक तो इंशाल्लाह आज के बाद ऑनवर्ड इंशाल्लाह जितने भी सेशन होंगे रिकॉर्डेड और पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। पिछले जो हमने सेशन में बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू की थी फिनांस बिल 2021 के मुतालिक, उसके अंदर से जो 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो चंद दोस्त नए आए हैं और जो दोस्त हमें ऑनलाइन सुनेंगे उनके लिए सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर के तौर पे 10-15 मिनट के अंदर हम उस चीज़ को रिकॉर्डिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा बाकी पोर्शन है उसको आगे लेके इंशाल्लाह चलेंगे। सबसे पहले सर मैं अपने उस्ताद अपने सीनियर हमारे टैक्स बार के हमारे सतारा सर मुझसे गुजारिश करूँगा कि सर हमें ये रहनुमाई करें कि कोई भी जो फाइनेंस एक्ट आता है वो एप्लीकेबल कब से होता है, क्योंकि जब हम फाइनेंस एक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो सेक्शन हैं मुख्तलिफ तरह से उनकी एप्लीकेबिलिटी आती है। डिस्प्रॉस्पेक्टिव होगा, प्रॉस्पेक्टिव होगा, जो है किस तरह से उसकी एप्लीकेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंस बिल आता है जिसको हम जैसे अभी आया उसको हम 2021 और 22 कहते हैं। उसके बाद ये जो इसको मनी बिल में आता है तो इसमें ओरिजिनेट ये असम्बली में होता है, फिर सेनेट में जाता है, फिर प्रेसिडेंट जब इसको असेंट लेता है इस पर तो फिर ये एक्ट बन जाता है। जब एक्ट बनता है तो फिर एक्चुअली इन्फोर्स उस वक्त होता है जिस वक्त ये असेंट हो जाती है और इसको कहते हैं पास हो गया, फिर साथ नोटिफाई भी हो जाता है, तो उससे ये इफेक्टिवनेस उससे होती है। लेकिन इसके अंदर पहली क्लॉज एक लिखी होती है जिसमें लिखा होता है कि इट शैल बी एनफोर्स एट वंस या एज स्पेसिफाइड स्टेपुलेटेड इन द ईच एंड एवरी सेक्शन। वहाँ लिखा होता है कि जहाँ कहीं ये अदरवाइज फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से होगा, लेकिन अदरवाइज कहीं लिखा हुआ है कि ये प्रायर ईयर में होगा, प्रायर पीरियड में होगा, किसी सेक्शन के साथ, किसी प्रोविजो के साथ, सब सेक्शन के साथ, सब क्लास के साथ कहीं लिखा हुआ है कि ये इस डेट से होगा या इस टैक्स ईयर से होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन इसके लिए कि प्रोस्पेक्टिव है कोई चीज़ या रिट्रोस्पेक्टिव है, इसके लिए 4-5 असूल हैं, बेसिक रूल्स हैं जो कोर्ट्स ने, सुपीरियर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्होंने सेटल किए हुए हैं। तो वो हमें किसी चीज़ को भी देखने से पहले कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है उसको सामने रखना जरूरी है। जैसे कि पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेटर के पास पावर है, वो किसी चीज़ को भी वो प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव कर सकता है। जो ऑलरेडी वेस्टेड राइट या पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है उसको भी रीओपन कर सकता है और टेक ओवर कर सकता है। ऑलरेडी जो चीज़ें अक्कर हो चुकी हैं उसको भी अंडू करके रिट्रोस्पेक्टिव जितना चाहे लेजिस्लेटर कर सकता है। लेकिन यूजुअली लेजिस्लेटर इस तरह करता नहीं है, कोई इनकन्वीनियंस काज करते हैं या अनजस्ट नेचर के होते हैं, हार्डशिप, अनड्यू हार्डशिप होती है, तो इस तरह करते नहीं है। तो फिजिकल स्टैच्यू में तो स्पेसिफिकली वैसे भी चाहिए कि लॉ पहले 1 साल दिया जाए ताकि साल के अगले ट्रांजैक्शन जो है वो लोग उसके मुताबिक अपने गवर्न कर लें, ताकि उसको पता हो कि साल बाद मेरी क्या इनकम होगी, क्या टैक्स लाइबिलिटी होगी, तो उसके मुताबिक मैं अपने ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइज कर लूँ ताकि उसकी प्रोविजन भी रख लूँ। दुनिया में ऐसे ही है कि जहाँ फिजिकल लेजिस्लेशन है, लाइबिलिटी आनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको पहले बताया जाए तो ये आपने एडवांस टैक्स इतना काटना है, इतना आपने विद होल्डिंग करना है, साल बाद इतनी लाइबिलिटी होगी, ताकि वो उससे मैचिंग हो जाए। बजाय साल बाद उसकी इनकम अप्रूव हो जाए, वो उस खर्चे कर ले और बाद में खर्चे ज़्यादा बाद में आप कहें ये टैक्स दें। तो इसलिए लॉजिकली जो रीजनेबली जो है, बल्कि कुछ जजमेंट तो उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा कि ये चीटिंग विद द टैक्स पेयर है कि आपने जो रिट्रांसपेक्टिव कर दिया, बल्कि उसको इन एडवांस बताएं, उसका राइट है, सिटीजन का राइट है कि उसको एडवांस बताएं कि इस साल के पहले बताएं कि इस साल में उसने क्या करना है, क्या अपनी प्लानिंग करनी है, कितनी टैक्स की प्रोविजन रखनी है, कहाँ से लाना है, कहाँ देना है, कहाँ से सेव करना है। इसलिए जनरल रूल ये है कि हमेशा ये समझ लें कि वैसे उसके पास पावर है, रिट्रांसपेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये टैक्स जो है सॉवरन पावर है, ये मुल्क की नीड्स हैं, ये बैकबोन है, इसके बगैर ये नहीं होगा तो हमारी स्टेट नहीं चलेगी। इसलिए वो अपनी अरेंजमेंट लेजिस्लेटर जो है कर सकता है, लेकिन ये चीज़, ये असूल भी साथ ही उसको सामने रखना चाहिए। तो पहला असूल ये है कि कोई भी लेजिस्लेशन जो होगी, यूजुअली फिस्कल लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, तो ये ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होगी। तो अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया ना हो बाय एक्सप्रेस वर्ड या बाय इम्प्लीकेशन,
एक्सप्रेस से मुराद ये है कि लेजिस्लेटर चाहे कि ये रिट्रांसपेक्टिव होना है, वो लिख सकता है कि ये रिट्रांसपेक्टिव होगा, या उसकी वर्डिंग या लैंग्वेज ऐसी हो, जैसे शेल भी है तो फ्यूचर की बात करेगा, हैड बिन होगा तो पिछली बात करेगा। आप लैंग्वेज से इंप्लाई कर सकते हैं कि ये फ्यूचर के लिए है या पास्ट के लिए भी है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली जो लैंग्वेज है या जनरल रूल ये है कि जो भी लेजिस्लेशन होगी, फिस्कल लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली, वो प्रॉस्पेक्टिव होगी अनलेस रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट उसको बाई एक्सप्रेस वर्ड या बाई इम्प्लीकेशन दिया ना हो। दूसरा असूल ये है कि जहाँ कोई जो प्रोविजंस हैं या सेक्शंस हैं या सब सेक्शंस हैं जो सब्सटेंटिव नेचर के होंगे, वो हमेशा प्रॉस्पेक्टिव होंगे अनलेस रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट ना दिया हो। सब्सटेंटिव नेचर किसको कहते हैं? जो चार्जिंग हो, जो विच हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लायबिलिटी, जो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, या आपके राइट टेक ओवर कर रहे हो, या राइट को ब्रिज कर रहे हो, या कर्टेल कर रहे हो, राइट को कर्टेल कर रहे हैं या आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएं, तो उसको हम चार्जिंग या सब्सटेंटिव प्रोविजन कहते हैं। तो चार्जिंग या सब्सटेंटिव नेचर की जो भी प्रोविजन होगी, तो आपने हर प्रोविजन को इस पैरामीटर पे जज करना है कि ये सब्सटेंटिव चार्जिंग है या प्रोसीजरल है, राइट और लायबिलिटी को अफेक्ट करती है या नहीं करती। अगर राइट एंड लायबिलिटी राइट को रिड्यूस करती है और लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, या ऐसे कह रहे हैं आपकी एग्जाम्पशन को टेक अवे करती है या अलाउंसेज रिडक्शन को टेक अवे करती है, तो वो सब्सटेंटिव नेचर है। ये लायबिलिटी बढ़ाती है तो वो सब्सटेंट है। ऐसी कोई भी प्रोविजन होगी तो वो जनरल रूल ये है कि वो प्रॉस्पेक्टिव होगी अनलेस उसका रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट जो है बाई एक्सप्रेस वर्ड या बाई इम्प्लीकेशन या बाई द लैंग्वेज वो उसका दिया ना गया हो बाई द लेजिस्लेटर। इसी तरह इसके उल्टा असूल है कि जो प्रोसीजरल प्रोविजंस हों, जो रेगुलेटरी नेचर के हों, जो आप सब्सटेंटिव ना हो, आपके राइट को अफेक्ट ना करते हो या आपकी लायबिलिटी को इनहांस ना करते हो, तो उस सिचुएशन में वो जनरल रूल है कि आपके लिए इनकन्वीनियंस काज ना करते हो या हार्डशिप ना काज करते हो, जस्ट रेगुलेशन के लिए है, तो वो यूजुअली वो रिट्रांसपेक्टिव होते हैं, रिट्रांसपेक्टिव होते हैं अनलेस उनको भी प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट बाई एक्सप्रेस वर्ड या इम्प्लीकेशन ना दिया गया हो। इसके साथ साथ ही रिट्रांसपेक्टिव ये जो एक्सप्लेनेशन होती हैं, एक्सप्लेनेटरी होती हैं, क्लैरिफिकेटरी होते हैं या एडिटोरियल होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, तो वो जर्नल होती हैं, तो वो भी रिट्रांसपेक्टिव होती हैं। बाद में इसमें एक्सप्लेनेशन आती हैं, उसमें साथ एक्सप्लेनेशन जनरल रूल ये है कि वो रिट्रांसपेक्टिव होती है। इसमें लिखा है शेल ऑलवेज बी एडेड, तो जो वहाँ वर्ड भी लिखा हुआ था ऐसे ही जब ये सेक्शन आया तो उस वक्त से है, हमेशा के लिए has always been added या always been included या always been read as a part of this। तो वहां जहां कहीं हो तो ऐसे वो उसके सेक्शन को जो लीडिंग पार्ट है उसके स्कोप को ब्रॉडन करती है, वाइडन करती हैं कि ये पहले ही इसमें थी। इसमें बहुत सी चीजें हम देखेंगे जिसमें लिखा होगा कि एक्सप्लेनेटरी चीजें डाली होगी, पहले वो नहीं थी लेकिन अब उन्होंने उसको डाल दी होगी, तो वो ये पढ़ा जाएगा ये इसमें पहले से शुरू से ही है, फैसले भी वो शुरू से ही है। लेकिन उसके लिए भी फिर हम रूल उसमें भी हम वही टेस्ट लगाएंगे कि ये सब्सटेंटिव है या नॉन सब्सटेंटिव है। अगर जस्ट मेयर रेगुलेशन हो रही है तो कोई बात नहीं, पीछे से चले। अगर हमारे राइट अफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर जजमेंट है कि भाई ये तो आई आज से, पहले तो इसका पार्ट ही नहीं थी, अगर पहले होती तो पहले डाली होती, तो आज से आ रही तो आज से लगेगी। जहां राइट का राइट को अंपेयर कर रही हो, कर्टेल कर रही हो, ब्रिज कर रही हो या लायबिलिटी इनहांस कर रही हो, तो वहां फिर हम वहां लॉजिक ले सकते हैं कि ये अनबर्ड होगी। इसी तरह कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स होती हैं जो क्यूरेटिव होती हैं या रेमेडियल होती हैं या आपको बेनिफिशियल नेचर की होती हैं। तो बेनिफिशियल नेचर की जो हो वो जनरल रूल ये है वो रिट्रांसपेक्टिव होती है। वो आपको रिट्रांसपेक्टिविटी उसकी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ पेंडिंग केसेस। जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केस को फिर डिफाइन किया गया है, वो यहाँ अथॉरिटी के पास पेंडिंग हो सकते हैं, कमिश्नर अपील के पास हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास हो सकते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कई पेंडिंग पड़े हैं। अगर कोई अमेंडमेंट रेमेडियल, क्यूरेटिव या बेनिफिशियल आ जाती है तो वहाँ फिर क्लेम अपना दे सकते हैं कि ये इसमें इनकन्वीनियंस थी या इसमें ये मिसचीफ था या ये इवल था जिसकी वजह से रिमूव किया गया, करेक्शन खुद लेजिस्लेटर ने कर दिए तो इसका बेनिफिट मुझे भी दिया जाए। तो अकॉर्डिंगली फिर वो आपको
पिछले पेंडिंग केसेस में भी आपको वो उसका जो है इम्पैक्ट मिल जाएगा, तो रिट्रांसपेक्टिव। इस तरह एग्जेक्टिव ऑर्डर जो होते हैं, जो लेजिस्लेटर के बजाय सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या एफबीआर करता है, इस तरह के, वो भी ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो अनलेस वो बेनिफिशियल हो तो वो रिट्रांसपेक्टिव होते हैं। इस तरह कुछ ऐसे हैं जिसमें राइट और प्रोसीजर दोनों डेल्ट टुगेदर हो, उसमें राइट भी हो और प्रोसीजर भी हो। ऐसी प्रोविजन जो हो, राइट की भी हो, प्रोसीजर भी हो, वहां राइट और प्रोसीजर डेल्ट टुगेदर, देन ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ और न्यू राइट अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। तो फिर जहां दोनों मिक्सचर हो, जहां सब्सटेंटिव भी हो, प्रोसीजर भी हो, तो वहां पुराने राइट पुराने के तहत, नया नए के तहत। उसमें फिर प्रोसीजरल भी प्रोस्पेक्टिव होगा, पुराना फिर वो फ्यूचर के लिए चला जाएगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं। तो एक रूल इसमें थोड़ा सा और है, जनरल लिमिटेशन वाले हैं, वो भी जनरल लॉ ये है कि प्रोसीजर होता है, रिट्रांसपेक्टिव होता है अनलेस प्रोस्पेक्टिव ना हो। इस तरह फोरम चेंज हो, जहाँ अथॉरिटी चेंज हो, एक अथॉरिटी की बजाय दूसरी अथॉरिटी या फोरम में आ जाए, तो वो भी रिट्रांसपेक्टिव होता है, वो भी प्रोस्पेक्टिव नहीं होता। ये जनरल रूल्स हैं, इनको सामने रखते हुए हम दे सकते हैं कि किस प्रोविजन को कैसे आपने देखना है। और इसके लिए 2-4 जजमेंट इंपॉर्टेंट है। 2019 SCMR टेट्रा 1 है 1111, तो ये इसमें ये बहुत सारी जजमेंट दी हुई हैं। इस तरह इल्ली है, जिसमें मैंने कहा था उसमें ये भी लिखा गया चीटिंग टू द टैक्स पेयर है, कि बाद में लॉ रिट्रांसपेक्टिव करना। तो ये 2009 PTD 13 तो ये जजमेंट है। और भी बहुत सी हैं, आप कंप्यूटर भी देख सकते हैं। तो फंडामेंटल रूल मैंने बता दिए कि आपने कैसे देखना है। पहले आपने हर एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन आता है उसको देखना है कि वो क्या कह रहा है। बाद वो कहता है कि हर चीज़ ही प्रोस्पेक्ट है, तो वहाँ उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि ये 1 डे ऑफ जुलाई से ही है, पीछे नहीं जा सकता। दूसरा, फिर हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने मुताबिक हम दे सकते हैं कि इसको हमने प्रोस्पेक्टिव कहना है कि रिट्रांसपेक्टिव कहना है। प्रोस्पेक्टिव क्योंकि फाइनेंस एक्ट खुद कह रहा है कि ये प्रोस्पेक्टिव है, अनलेस इसलिए हम कह सकते हैं खुद इसने कहा हुआ है, लेजिस्लेटर ने कहा है कि ये है ही फ्रॉम 1 डे ऑफ जुलाई से, ऑनवर्ड पीछे नहीं जा सकता, तो वहाँ हम उसको देख सकते हैं। साथ हम ये रूल मिला सकते हैं, मिला के फिर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं कि इसको हमें प्रोस्पेक्ट चाहिए या रिट्रांसपेक्ट चाहिए। ठीक है जी। सर, इसी के अंदर एक जो नई तरमीम आई वो है बिजनेस बैंक अकाउंट के हवाले से। सेल्स टैक्स में जो लोग रजिस्टर्ड है वो तो पहले इस चीज़ को सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर इसको प्रॉपर पहले इनकॉर्पोरेट किया गया हुआ है। इस तरह वो बैंक अकाउंट एडमिसिबल होगा जिसको आपने डिस्क्लोज किया हुआ है। तो सर इसमें एक तो 181 फॉर्म के अंदर उन्होंने कहा कि जब बिजनेस बैंक अकाउंट को अपने जो है वो डिक्लेयर करें, उसके ना करने के क्या नताइज हैं। और अगर मैंने 181 फॉर्म में तो उसको डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अगर मैंने अपने उसको किसी वेल्थ स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में या किसी भी तरीके से अदरवाइज डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्या तब भी वो कंसीलमेंट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? इस पे हमें रहनुमाई की। पहली बात तो ये है कि कंसीलमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली डिफाइंड है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये अनडिस्क्लोज आप नहीं अपने प्रेस्क्राइब फॉर्म में या मैंडेट फॉर्म 181 वाला है उसमें नहीं करेंगे तो ये कंसीलमेंट होगी। ये इंडिपेंडेंट एक डिफाइन है और इसकी इंडिपेंडेंट ही एक पेनल्टी है या आगे प्रोसिक्यूशन है। कंसीलमेंट एक सेपरेट डिफाइंड है कि कंसीलमेंट रिसीट या इनकम की बात है, वो बैंक अकाउंट की नहीं है, या उसमें आगे 2-4 और चीज़ें दी हुई हैं, या एग्जम्पशन की, डिसअलाउ की, डेलिबरेटली क्लेम करें तो वो होगी। पहली कंसीलमेंट की डेफिनेशन में तो कंसीलमेंट ऑफ रिसीट, इनकम एटसेट्रा भी थी और साथ फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पार्टिकुलर भी थे। लेकिन अब डेफिनेशन जो आई है मेन में उसमें ये नहीं है, लेकिन आगे जो एग्जम्पशन वाली क्लास है कि एग्जम्पशन आपने डेलिबरेटली क्लेम की होगी तो उस सिचुएशन में या अलाउंस से या क्रेडिट डेलिबरेटली क्लेम करेंगे तो कंसीलमेंट होगी, तो अदरवाइज या इनएक्यूरेट फर्निशिंग ऑफ पार्टिकुलर ऑफ इनकम होगी तो वो कंसीलमेंट होगी। अगर आपने वैसे अनइंटेंशनली कोई चीज़ की है तो वो कंसीलमेंट नहीं होगी। तो जो जहाँ तक अकाउंट का तल्लक है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपने बिजनेस अकाउंट जो है आपका, वो जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन रिसीट पेमेंट होती हैं उसको आपने डिस्क्लोज करना है। इनटू जो डेफिनेशन है उसमें ना वो तो उसमें तो लिखा हुआ है कि आपने प्रेस जो आपका 181 का फॉर्म है पहले वाला फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो उसमें, या आपने अमेंडेड करना है तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप टैक्स पेयर हैं तो आपने अमेंड करना है और उसमें फाइल करना है। लेकिन आगे पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन की क्लास में उन्होंने और का वर्ड यूज हुआ है, या आप फॉर्म में उसको डिस्क्लोज करेंगे
या आपने ना किया, क्योंकि वहाँ फेलियर होगा ना, फेलियर की वजह से पेनल्टी जो लगेगी 182 में या आगे 190 92 के आगे जो सेक्शन प्रोसिक्यूशन है उसमें 4 चीज़ें उन्होंने लिखी है कि आपने फेलियर टू डिस्क्लोज हो इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म 181 या अमेंडेड फॉर्म या वेल्थ स्टेटमेंट या रिटर्न, 4 चीज़ें हैं। तो चारों में अगर नहीं होगा तो फिर पेनल्टी परस्यूट, कहीं फिर आपको डिस्क्लोज ही नहीं किया। बेसिकली ऐसे होता था पहले, जो पहले भी डिस्कस किया था कि लोग जितने अकाउंट आपके होते थे तो उसको कह देते थे कि ये जो अनडिस्क्लोज होते थे, क्योंकि आप बिजनेस की या इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर है बिजनेस को सेपरेट कंसीडर किया जाता है, एओपी को या बिजनेस को, और इंडिविजुअल को पर्सनल सेपरेट कंसीडर किया जाता है। तो 7567 में बिजनेस और पर्सनल एसेट लायबिलिटी को सेपरेटली डिफाइंड भी है। इसलिए बाद में लोग जो अकाउंट नहीं डिस्क्लोज थे या पकड़े जाते थे तो उनको कह देते कि ये हमारे बिजनेस अकाउंट हैं, और बैलेंस शीट में बना के, तो बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट बना के दे देते कि आपने वेल्थ जो है, वेल्थ में सिर्फ पर्सनल एसेट और लायबिलिटी देनी है। तो वहाँ आपने पर्सनल बिजनेस एसेट लायबिलिटी वहाँ रिपोर्ट नहीं करनी, वहाँ बिजनेस एसेट लायबिलिटी की जगह पे आपने रिपोर्ट करना है कैपिटल, जो एक्सेस ऑफ एसेट है ओवर द लायबिलिटी। अब एसेट लायबिलिटी को आप अकॉर्डिंगली पे लोग अरेंज कर लेते थे और कैपिटल का बैलेंस वही रहता था, उसमें बैलेंस डाल लेते थे क्लोजिंग बैंक का और लायबिलिटी को एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली। इसलिए उसको कैप्चर करने के लिए एफबीआर ने कहा कि ये पहले डिस्क्लोज करें के बाद में आप उसमें ऐड ना कर सकें, पेनल्टी भी, और बाद में ये भी आपका 111 भी आप पे लग सके कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट डेबिट जो आपने रिकॉर्ड किए हैं ये कंसीलमेंट में भी आ सकता है। तो और आपने उसकी फिर आप उसमें तो ऐड नहीं कर सकेंगे जो आपकी बैलेंस शीट है, क्योंकि आपने डिस्क्लोज नहीं किया होगा। डिस्क्लोज नहीं किया होगा तो फिर पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। इसलिए उसको मैनेज करने के लिए या कैप्चर करने के लिए तो ये वाला अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट को स्पेसिफिकली इसमें दिया गया। प्रोफाइल में भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोफाइल में, प्रोफाइल 181 वाला फॉर्म ही है ना, उसको जो नया आप नए रजिस्टर हो रहे हैं तो नए में फाइल करेंगे। अगर आप पुराने हैं ऑलरेडी हैं तो इसके लिए डेट भी दी हुई है, सितंबर तक, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर से पहले डेट भी उधर दे दी है कि उस तक आप इसका कर लें। अपना जो भी आपका 181 फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला, उसको आप अमेंड करके उसको फाइल कर लें। क्लियर? तो उसमें अगर नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी के डिफरेंट उन्होंने आगे दी हुई है किस तरह। सर सर्विसेज के हवाले से जो लॉ अमेंड हुआ है, एक तो उसके एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया गया वो, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री या सर्विसेज का सेक्टर है आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज, इसके हवाले से जो क्लास 133 सेकंड शेड्यूल की मिट की गई 65F सेक्शन है किया गया, एग्जाम से उठा के इसको टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट किया गया, और इसके ऊपर कुछ कंडीशंस आयद कर दी गई, और कंडीशन आयद ना करने के सूरत में 154 में भी 154 सेक्शन जो नया 154 आया है उसके अंदर, इसके ऊपर एक थोड़ी सी हमें रहनुमाई करेंगे क्या सिनेरियो होगा। बेसिकली पहले जो 133 थी क्लास सेकंड शेड्यूल में, जिसमें आईटी सर्विसेज अगर आप एक्सपोर्ट करते थे तो वो आपकी एग्जाम्प्ट थी, उसमें से 80% आपको या कुछ अमाउंट जो है थ्रू बैंकिंग चैनल आना ज़रूरी थी। उसमें आईटी सर्विसेज भी थी और आईटी एनेबलिंग सर्विसेज भी, 2 किस्म की कैटेगरी थी। तो अब आईटी सर्विसेज में यूजुअली सॉफ्टवेयर या वेब डिज़ाइन ये आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है, दूसरी आईटी एनेबलिंग सर्विस में आपके डाटा प्रोसेसिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं आईटी की, और दूसरी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे हैं वो सारे। अच्छा जी, पहले ये डिफाइंड थे उस 133 में। तो जब कोई चीज़ डिफाइंड होती है किसी सेक्शन में या क्लास में या किसी प्रोविजो में या तो वो उस पर्पज़ के लिए होती, उसका रोल उस सेक्शन कन्फाइन, उस सेक्शन तक या क्लास तक या उस चैप्टर तक या शेड्यूल तक कन्फाइन होता है। जब कोई चीज़ डिफाइन होती है जो डेफिनेशन क्लासेज हैं तो वो फिर सारे होल लॉ में जितना भी लॉ होता है वो मिनी डिक्शनरी ऑफ लेजिस्लेटर हो रही है टू दैट स्टैच्यू, तो वो सारे स्टैच्यूज पे जो मीनिंग वहाँ डिफाइन होते हैं वो सारे पे एप्लीकेबल होते हैं, अनलेस कोई कंटेस्ट या सब्जेक्ट आगे कोई उसके मीनिंग और ना दिए गए हों। अगर कहीं और दिए गए हों वहाँ जाके और कुछ उसके मीनिंग दिए गए हों तो फिर वो मीनिंग इस पे प्रिवेल करेंगे डेफिनेशन क्लास में। जनरल रूल ये है, वैसे जनरल रूल ये है कि जो वर्ड डिफाइन होगा डेफिनेशन क्लास में, जो मीनिंग यहाँ है एस्क्राइब किए गए वही सारे लॉ में वही उसी तरह ही उसको समझा जाएगा। सर एक बात, इसमें इन्होंने डेफिनेशन के अंदर
सेक्शन 2 सबसेक्शन 62A है, उसमें भी उन्होंने आईटी से रिलेटेड काफी चीजें मेंशन की हैं। अगर आप देखें वही न, वही 39A, D और 39A सारी डेफिनेशन वाला सेक्शन 2 सबसेक्शन 62A सारों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, जो आपकी थी सेकंड शेड्यूल वाली, तो सारे उठा के 133 को वो 62 है डेफिनेशन का 2 है। 30AD और 30AE आई है ना, ये दो आई है ना, 30 से बता रहा हूँ डेफिनेशन में मेंशन ये आई है। वो है, वो ठीक है, वो रॉयल्टी ये वो आईटी वो है ना, एक वो स्टार्टअप की डेफिनेशन, स्टार्टअप और चीजें है ना। देखिए स्टार्टअप ऑलरेडी डिफाइंड है ना। अब स्टार्टअप की बजाय जो डेफिनेशन आईटी सर्विसेज की वहां थी और आईटी एनेबलिंग सर्विसेज की वो यहाँ और आ गई हैं, ठीक है ना। स्टार्टअप पहले ही थी डेफिनेशन ना, पिछले साल आई है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पशन वगैरह अलग थी ना। ये आईटी सर्विसेज, आईटी इनको टेक्नोलॉजी सर्विसेज और आईटी एनेबलिंग सर्विस दोनों क्लब थी 133 में, वहां से उठा के अब डेफिनेशन अलग दोनों की कर दी। एक उसमें कर दी ये 30AD जिसमें आईटी सर्विसेज को उन्होंने डिफाइन किया, और 30AE जो है इसमें आईटी एनेबलिंग सर्विसेज को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये अब आपके ये समझ लें कि आपके पास 4-5 सर्विसेज आ गई हैं डेफिनेशन में। एक वो स्टार्टअप की आ गई है, ये फी फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल सर्विसेज वाली वो अलहदा है, कमीशन वो अलहदा डेफिनेशन है। ये आईटी सर्विसेज अलहदा है, आईटी एनेबलिंग सर्विसेज अलहदा है। अब अलहदा डेफिनेशन क्लास में अलहदा है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ ये अलहदा है, तो आगे इन पे टैक्सेशन क्या है, ठीक है। टैक्सेशन में इन्होंने 65D पहले ये एग्जाम्पशन क्लास में थी, अब एग्जाम्पशन से शिफ्ट करके इसको टैक्स क्रेडिट की मद में ले हैं। एग्जाम्पशन की सिचुएशन में वो इनकम में ही शामिल नहीं होती। अब टैक्स क्रेडिट की सिचुएशन में ये आपने रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स लाइबिलिटी आपके पे आएगी, टैक्स लाइबिलिटी फिर आप कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी जब आप निकल आएगी उसके बाद फिर आपको 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। जितनी लाइबिलिटी होगी वो इवन नॉर्मल लाइबिलिटी हो, मिनिमम लाइबिलिटी हो या फाइनल हो, सारी लाइबिलिटी में आपको उतना ही क्रेडिट दे दिया जाएगा। जितना आपका विद और डिडक्शन ये वो हुआ होगा सारे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 65E नई आई है, उस F अच्छा F आया नया। तो 65F में एक तो उन्होंने दो देखें, इसमें उन्होंने एक तो आईटी सर्विसेज, एक आईटी एनेबलिंग सर्विसेज, एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। अच्छा इसमें जो बेसिक आई है सर्विसेज के अलावा भी एक तो कोल माइनिंग भी आई है, अगर कोई पावर जनरेशन के लिए आप इस्तेमाल हो। पहला वो है, उसके बाद फिर स्टार्टअप वाली आई हैं, फिर उसके बाद आईटी और ये एनेबलिंग सर्विस आई हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आई हैं। कंस्ट्रक्शन वाली इसमें नहीं, अच्छा वो 100D है, अच्छा नहीं यहाँ इसमें यही 3 है। अच्छा ठीक है। अच्छा वो विद होल्डिंग में आई थी। ये 3 सर्विसेज जो है, एक आई है इसमें आई है कोल माइनिंग की जो पावर जनरेशन के लिए यूज होंगी, एक स्टार्टअप की हैं, एक आईटी एनेबलिंग सर्विसेज और आपकी आईटी सर्विसेज। ये 3 किस्म की सर्विसेज है। और जो आईटी ये एक्सपोर्ट वाली जो है, एक्सपोर्ट वाली जो 80% वाली उसी तरह क्लास लेके आए। इसके लिए फिर आगे कंडीशन उन्होंने इम्पोज की हैं। ये वाली सारी 100% वाली हैं। 100% क्रेडिट आपको मिलेगा विद रेफरेंस टू नॉर्मल टैक्स, विद रेफरेंस टू मिनिमम टैक्स और विद रेफरेंस टू फाइनल टैक्स, जो भी इन पे लगेगा। और साथ ही इसकी कंडीशन दी है कि रिटर्न फाइल होना जरूरी है, और एक वो 80% एक्सपोर्ट प्रोसीड आना थ्रू बैंकिंग चैनल जरूरी है। फिर उसके बाद विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है। तीसरा उन्होंने कहा कि सेल टैक्स, इसमें वैसे तो सर्विसेज फाइल ही नहीं करती जो सेल टैक्स एक्ट 1990 है, लेकिन वहाँ भी ये एग्जेम्प्ट है। अगर रिक्वायर्ड हो तो वहाँ आपने और अकॉर्डिंगली ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आप 100% क्रेडिट इसमें लेके जाएंगे। और इसके साथ ही फिर उन्होंने अगर इसमें फॉल नहीं करती तो फिर एक्सपोर्ट अगर आप सर्विसेज करते हैं तो वहाँ एक्सपोर्ट सर्विसेज में फिर ये डिफाइंड है। आईटी वाली ये भी और कंस्ट्रक्शन सर्विस भी वहाँ फिर फर्दर एक्सटेंड किया गया है। वहाँ फिर टेक्निकल सर्विसेज भी हैं, कमीशन भी है, फी भी है और भी सर्विसेज हैं। जितनी आप एक्सपोर्ट करेंगे अगर वो 100% इसमें फॉल नहीं करते, ई में एफ में फॉल नहीं करती, तो उसमें फिर आपको एक्सपोर्ट सीट जो होगी इसमें आपकी
आईटी और सॉफ्टवेयर है, उसके बाद टेक्निकल सर्विसेज हैं, रॉयल्टी है, कमीशन है, फी है और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है और अदर सर्विसेज है स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर। सर अभी ठीक। इसने बिजनेस का जिक्र नहीं किया, जो लोग एक्चुअली अमेजोन पे जो बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं ऑनलाइन जो बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस जो ये सर्विसेज जैसे भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ जी वो अगर गुड्स बेचेंगे तो गुड्स गुड्स के तहत रेट होगी। गुड्स के तहत होगी। वो अपना सेक्शन है आपका इससे पहले वाला 154, ये सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गुड्स के अलग फाइनल टैक्सेशन, एक्सपोर्ट करें, प्रोसीड आए, उस पर अलग टैक्स डिडक्शन होती है, फाइनल डिस्चार्ज है, वो ऑनलाइन हो या अदरवाइज हो। जो जहाँ गुड्स की आप करेंगे तो गुड्स अलग है, ये सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज है, ठीक है। पहले भी अगर 153 देखें तो उसमें क्या है, गुड्स है, सर्विसेज है और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो 154 अलग सेक्शन है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर जितनी भी होंगी, बाद दफा सर्विसेज भी उसमें जो उसकी कनेक्शन थी उधर थी, अब अलग इसमें ले हैं। इसमें कुछ सर्विसेज यहाँ अलग स्पेसिफाई कर दी हैं, कुछ एफबीआर खुद स्पेसिफाई करेगा। ये 4-5 मैंने गिन दी, इसमें लिखी ये इधर होंगी, इन पे 1% विद होल्डिंग होगी। जो भी आपका एक्सचेंज डीलर है, इनकैशमेंट करता है या बैंक है, वो आप पे 1% रिमिटेंस पे आपका करेगा और अकॉर्डिंगली करके तो वो आपकी फिर फाइनल डिस्चार्ज होगी। सर इसमें एक बहुत बड़ा जो इशू आएगा कि ये 154A में भी मेंशन है आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज, 65 आपका क्रेडिट भी अवेलेबल है। अब बैंक को ये समझाना कि मुझे ये क्रेडिट वाली है कि नॉन क्रेडिट वाली है। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जब आप क्रेडिट की बात करते हैं तो वो आपको ये काट भी लेगा तो वापस मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपके फाइनल डिस्चार्ज की मैंने पहले बात की कि 65D में जो फाइल करेंगी उसमें ना तो नॉर्मल टैक्स लगे, लाइबिलिटी आप रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करने में आपकी लाइबिलिटी उसी तरह ही नॉर्मल लॉ के तहत लगेगी। अगर एओपी हैं, इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, तो अपने अपने ही रेट लगेंगे, अपने अपने अलाउबल एक्सपेंस होंगे, अपनी अपनी चीज़ें सारी होंगी और अल्टीमेटली अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी हो तो वो भी लग जाएगा, तो मिनिमम भी उसी तरह कैलकुलेट होगा, सारे उसी तरह कैलकुलेट हो जाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपको इनपुट भी आप उसी तरह सारे जितने आपने टैक्स पे किए वो भी क्लेम कर लेंगे। अब उसके बाद आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, जितना मिनिमम लगा है सारा टैक्स वो जीरो हो जाएगा, टैक्स 100% करना है उतना ही 100% क्लेम कर लेंगे। फाइनल डिस्चार्ज जितना लगा है वो भी 100% क्लेम कर लेंगे, नॉर्मल जितना लगा है वो भी 100% आप क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, तो जीरो हो गया टैक्स। तो जितना आपका आपने जो दिया हुआ है इंपोर्ट स्टेज पे या लोकल या जहाँ भी कहीं दिया है वो सारा का रिफंड हो जाएगा। अगर वहाँ एक्सपोर्ट पे आपका कटा भी हुआ है तो यहाँ क्रेडिट के बाद वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक, आप क्लेम रिफंड कर लेंगे। फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो नेट से उठा के लोग करते हैं, ऑनलाइन मार्केट वो सेल टैक्स में और वहाँ उन्होंने इसकी अमेंडमेंटें दी हैं, टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगी? वो तो आम वाली होगी सर्विसेज इनकम जो है, अनलेस एफबीआर यहाँ अगर स्पेसिफाई कर देगा तो फिर इधर आ जाएंगी, अगर नहीं होगी तो जो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, ये एक जनरल रूल है कि जहाँ कोई चीज़ एक्सप्रेस है वो शट डाउन डोर फॉर एनी इम्प्लीकेशन, जहाँ कोई एक्सप्रेस चीज़ कर दी है तो टू दैट एक्सटेंड ही अपने लेनी चाहिए वो नहीं एग्जाम्प्ट नहीं, वो टैक्सेबल कोई भी, जैसे चार्ट आप हैं एडवोकेट है, चार्ट सर्विस रेंडर करता है तो एग्जाम्प्ट है, टैक्स नहीं देते, तो ऐसे ही है फिर सारी सर्विस उसी तरह होंगी। टैक्स नहीं हो रहा नहीं, एक्सपोर्ट तो करेंगे तो एक्सपोर्ट में आएंगे, एक्सपोर्ट वाला तो एक्सपोर्ट वाली ट्रीट होगी ना। पहले ये भाई बात करें फॉरेन इनकम सेक्शन 103 की, सेक्शन 103 की बात कर रहे हैं, 10 अच्छा फॉरेन इनकम की बात हो रही है। फॉरेन इनकम के अलग एक रूल्स हैं, उसके लिए अगर आप इनकम की टैक्सेशन के 2 रसूल हैं, एक आप रेजिडेंट हैं और एक नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम टैक्सेशन होती है और नॉन रेजिडेंट जो होता है जो पाकिस्तान में अक्रू राइज हो उसकी होती है। तो अगर आप पाकिस्तानी है, दुनिया में कहीं भी इनकम हो, फॉरेन इनकम हो, तो वो भी आपकी टैक्सेशन है। यहाँ भी आप तो एसेट भी डिस्क्लोज करने, छोटी छोटी सर्विसेज होती है फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग वगैरह, ठीक है, जितना ऑनलाइन है थोड़ी है वो आपने डिडक्शन टैक्सेशन कोई नहीं होती है, डिडक्शन ना हो लेकिन डिस्क्लोज आपने खुद करनी होती है। अगर उसमें अगर आप बाय टैक्स हो गया तो क्रेडिट नहीं हुआ तो सारी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, यहाँ के लॉ लगेंगे।
अगर बाहर यहाँ तो टैक्स होनी चाहिए। जी टैक्स होगी अगर आप रेजिडेंट हैं जब पैसे वापस आते हैं रियलाइज होते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन आएगा वो 1% या पहले ये सेकंड शेड्यूल में पार्ट 4 थर्ड था या 4 था, जहां आपका जितनी ये आईटी या दूसरी या जितनी भी सर्विसेज हैं बाहर से आती थी, कुछ में 5% या 4% विद होल्डिंग होती थी, तो वो कुछ फाइनल डिस्चार्ज भी रही है, फिर मिनिमम अब सारी वो इधर ले हैं। अगर रेट मिलता है। हाँ रेट भी मिलता था, लेकिन अब नहीं है, वो सारी अब खत्म कर दी। अब ये वो सारी उठा के एग्जाम्पशन वाली इधर ले आए, या एग्जाम्पशन कोई स्पेसिफिकली अलहदा सेकंड शेड्यूल में है तो अलहदा बात है, अदरवाइज इनमें टैक्स क्रेडिट होगा, या कोई एक्सपोर्ट की है उस पर विद होल्डिंग हुई है तो वो फाइनल डिस्चार्ज होगा। वो यहाँ दे रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, यहाँ एक्सपोर्ट हो रही है। यही ना, यहाँ आप मैं बता रहा हूँ सोर्स तो देखें ना, आप रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट यहाँ से सर्विस ओरिजिनेट हो रही है, सर्विस कहाँ से ओरिजिनेट है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन सोर्स फॉरेन है, ठीक है ना। लोकल देंगे तो लोकल सोर्स है, यहाँ से ओरिजिनेट हो यहीं दें तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोकल है। अब यहाँ से कोई ये बायर करें, ओरिजिनेट इधर ही आई है, इनकम का सोर्स कौन सा बना है, बायर फॉर। अब जो रेजिडेंट होगा उसमें वर्ल्ड इनकम होगी, लोकल सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी, दोनों टैक्सेशन होगी। और अगला असूल उसके लिए ये है कि जब आप टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे तो जो फॉरेन में कोई जहां टैक्सिंग स्टेट है वहां टैक्स दिया है तो टू दैट एक्सटेंट आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन के रेट आपके ही लगेंगे, ठीक है ना। इस तरह हाँ इस तरह होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान में है तो उस सिचुएशन में आपको बाहर वाली इनकम इधर नहीं लाई जाएगी और इधर टैक्सेशन नहीं, वो उसी मुल्क का राइट है, उसी मुल्क में होगी। आपके मुल्क में जो क्रू राइज हुई है वो उसको टैक्सेशन, जनरल रूल है, आप देख लें इस तरह है। हमारे पास क्लाइंट ऐसे ही हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कुछ नहीं, घर बैठे हुए जस्ट लैपटॉप यूज कर रहे हैं। हाँ बच्चे सही, को यूपी बैठे ये मर्जी आप अगर वो पकड़ लेंगे पैसे आए हुए हैं बाहर से, आज पैसे आते हैं। देखो ना आजकल तो सुन तो ले सर नहीं सुन अब देख सुन ले ना, अब 2-3 चीजें हैं बाहर से पैसे आने की। एक तो आपने कोई बिजनेस किया है, गुड्स एक्सपोर्ट की, या सर्विसेज आपने कोर्ट की, या कोई प्रोडक्ट आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है, या आपको कोई रिलेटिव हैं बाहर से आते हैं, या आपकी मनी लॉन्ड्रिंग शॉन्ड्रिंग है, यही सोर्स होते हैं, ठीक है। तो आप पैसे खुद भेज के मंगवा ले बाहर से, टी करा रही, तो ये वाले हैं। या आप खुद बाहर कोई काम किया है, यही ऑनलाइन आपने सर्विस रेंडर की हैं, तो ये सारे सिनेरियोज हैं। तो अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो फिर टैक्स कम दें या ज़्यादा दें अलग बात है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएंगे आप, ठीक है ना। आजकल अदरवाइज शो ना करें, कल को वो कहें जी आपके ये पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये टेररिज्म वाले हैं या मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, FIA और दूसरे उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सर्विसेज गुड्स एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए लॉ है, थ्रू बैंकिंग चैनल आएंगे या अदरवाइज आए, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ये मैंने सर्विसेज ऑनलाइन की हैं या सॉफ्टवेयर भेजा है या अदरवाइज जो भी सर्विसेज दी हैं, वेब डिज़ाइन की है, कोई की है, तो उसमें आप क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप फिर 100C वाले में या जो क्रेडिट वाले में या उसमें तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नहीं है तो इनमें किसी में भी फाल नहीं करते, अदर सर्विस इनकम में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। टैक्स उस पर आपका बिजनेस है तो बिजनेस दें, एक्सेप्शनल है, अनयूजुअल है, रूटीन मैटर में आपने नहीं की, आपका बिजनेस और है एक, ये भी कर दिया तो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हेड हैं, उनमें आप डिस्क्लोज करके उस पर टैक्सेशन दे सकते हैं बचने के लिए। अब उन्होंने तो रिटर्न जो कॉल करनी है उसमें लिमिटेशन जो है फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम के लिए वो भी डिलीट खत्म कर दी है। तो इसीलिए फॉरेन एसेट वहाँ पैसे आपके रह भी सकते हैं ना, आपने अर्न किए हैं उधर ही पड़े हुए हैं किसी बैंक में या अदरवाइज बाद में आए, तो इसीलिए उसके लिए तो केयरफुल होना है। आज जितनी आजकल ये रिस्ट्रिक्शन मुल्क के लग रही हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग ये वो सारा इसी सिनेरियो में, तो उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन में केयरफुल होना चाहिए। एक क्लाइंट है, खतूर है, तो शी इज हाउसवाइफ है,
इसके जो बेटा है उसको ना USA में रहता है, तो उसको हर महीने मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस इसका डॉलर में अकाउंट है यहाँ पे भी, तो डॉलर में खुलवाती है और निकलवा के फिर बाहर से जाके उन कैश खुलाना। वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि 100 जो 1111 है 111 सेक्शन जो है उसमें अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस आए तो फॉरेन रेमिटेंस 5 मिलियन तक एक साल में अगर आपकी बायर आती है तो उसका नेचर और सोर्स नहीं पूछा जाएगा 5 मिलियन तक, और आए वो थ्रू बैंकिंग चैनल और आप फिर उसको इन कैश करवाएं इन ₹2 फ्रॉम दैट बैंक, और बैंक से फिर आप शेड्यूल बैंक आपको सर्टिफिकेट भी इशू करे। अगर ये कंडीशनें फुलफिल होती हैं तो फिर आपसे उसका नेचर और सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इसमें तीन सिचुएशन अराइज हो सकती है। एक तो ये है कि आपके फॉरेन रेमिटेंस है लेकिन आपके वो पैसे पाक रुपये से इन फॉरेन करेंसी बाहर के मुल्क में कन्वर्ट हो गए, वहीं आपने लेके अपने शेड्यूल बैंक में जमा करा दिए, तो वहाँ से फिर पैसे आ गए। वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशन के जो स्टेट बैंक के रूल हैं उसमें फॉल करती है, जनरली नहीं। यहाँ डिपार्टमेंट यूजुअली डिनाई कर देता है, वो कहता है ये आपके बैंक अकाउंट में कहाँ डॉलर या फॉरेन करेंसी आई है, कहाँ दिखाएं, तो उस सिचुएशन में लेकिन जो स्टेट बैंक के रूल रेगुलेशन है उसमें वो परमिसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो डॉलर हैं वो सरेंडर हुए हैं टू द स्टेट बैंक। इवन पाकिस्तान में हुए हों या बाहर में हो, हमारी स्टेट के पास वो डॉलर आए हुए हैं, इनकैशमेंट रुपी और डॉलर वर्सेस रुपी एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा ये है कि आपका कोई रिलेटिव नहीं है, अदरवाइज आपका कोई नियर रिलेटिव नहीं है, थर्ड पार्टी में आपको भेज दिए तो 5 मिलियन तक आपको उसका नेचर सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और प्रोवाइडेड वो कंडीशन सारी फुलफिल हो जो मैंने कहा, थ्रू बैंकिंग चैनल आए, बैंक से आप इन कैश हो, शेड्यूल बैंक से सर्टिफिकेट हो। थर्ड सिचुएशन एक और है, वो थर्ड सिचुएशन है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस आए लेकिन आपके ये प्रोसेस आप अडॉप्ट ना कर सकें, लेकिन दे ना इनकैशमेंट ना हुई हो आपकी, या सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, आपने बाहर से इनकैश करवा लिया हो, तो उस सिचुएशन में फिर आपको नेचर सोर्स बताना पड़ेगा। जैसे आपका बेटा है तो बेटा आपको पैसे भेजता है बाहर से, तो वो जितने मर्जी भेज दे, 5 मिलियन 100 मिलियन जो मर्जी भेज दे, करोड़ों भी भेज दे, लेकिन फिर नेचर सोर्स पूछा जाएगा। फिर आप बताएंगे कि ये पैसे मेरे बेटे ने भेजे हैं, उसकी ये वहाँ सैलरी है, एम्प्लॉई है, ये बिजनेस है, ये डिक्लेयर करता है, वो उसकी सारे आप डिटेल देंगे, नेचर सोर्स एक्सप्लेन कर देंगे, फिर एडिशन देंगे। अब वो हमारी फिर जिम्मेदारी बन जाएगी। 5 मिलियन तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो प्रोसीजर रूल क्लियर। इसी के अंदर जो एक बड़ी अहम और बड़ी बेनिफिशियल और ये रिट्रोस्पेक्टिव भी है कि 2021 में जो कंडीशन लग रही है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सबके लिए नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने सर जो स्कीम दी है कि वो एक मिनिमम टैक्स और वो भी रिड्यूस रेट टैक्स दे के और आर्डर से इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें इसमें बेसिकली एक तो सबसे पहले तो स्मॉल एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर SME इसको उन्होंने डिफाइन किया है। तो डिफाइन में उन्होंने कहा जी जो मैन्युफैक्चरर हो एज डिफाइंड अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 153, तो वहाँ मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है 153 में, तो उसी डेफिनेशन को इस डेफिनेशन में यहाँ बारो किया गया है। तो वहाँ यूजुअली मैन्युफैक्चरर, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि 3 किस्म की होती हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक सप्लायर होता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो चीज़ जो बनाता है पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जैसे फिल्म है, इंडस्ट्री है या क्रॉप्स हैं, जो पहले चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, उससे एक नई चीज़ आई हो तो उसको प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर हम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल, रॉ चीज़, एक रॉ मटेरियल 2 या 3 सिंगली या कलेक्टिवली को हम कंबाइन करें, रिफाइन करें और नई चीज़ बने और नया फंक्शन उसका हो, पहले वाला फंक्शन ना हो, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अगर ऑलरेडी कोई सेमी फिनिश या फिनिश है उसको हम जोड़ें, जैसे आप ये AC है, गाड़ी है, पार्ट बने हुए हैं, फिनिश है, उनको जोड़ें, उसे बनाए, तो इसको कहते हैं सबलिंग, मिक्सिंग, प्रिंटिंग। तो ये 3 कैटेगरी हैं, इनको हम मैन्युफैक्चरर जो है ये इस नेचर को डिफाइन किया गया है। पहली कंडीशन तो ये ज़रूरी है कि सेमी बनने के लिए आप मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन जो है 153 सबसेक्शन 7 में उसमें फॉल करते हैं। दूसरी आपकी टर्नओवर जो है उस साल में जो है, एक साल में टैक्स ईयर में आपकी 250 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ ही बनता है, 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो ये
जो है 25 करोड़ से आपकी टर्नओवर ज़्यादा होगी तो फिर इस लिमिट तक आप वो सेमी कंसीडर होंगे, इससे अबाव होंगे तो फिर आप सेमी नहीं होंगे, फिर नॉर्मल लॉ जो है उसके तहत चलेंगे। दूसरा, इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि आप इंडिविजुअल हैं, AOP हैं या कंपनी है या क्या चीज़ है, आप कोई भी हो सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करें, पुराने भी आप हो सकते हैं। और ये रिट्रांसपेक्टिव जो है आपको 2021 से जो गुजरा है उसके लिए भी ये है, इसलिए इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि ये 2021 में। एक तो इसकी डेफिनेशन जो है 59A में डेफिनेशन आई है और उसके बाद 100E है मेरे 100E में, क्योंकि वहाँ ये ले डाउन किया जाता है कि आगे शेड्यूल कौन सा है। शेड्यूल आगे उन्होंने 14 शेड्यूल जो है उसमें उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, टैक्सेशन दी हुई है। उसमें दो, जो आपका 100E है उसमें दो चीज़ें दी गई, एक तो 2021 से ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल होगा, दूसरा मेथड मैनर जो है किस तरह टैक्सेशन होगी वो बताया गया है कि वहाँ होगा वो जो इसी आपका 14 शेड्यूल है उसमें गिवन जो है उसके मुताबिक गवर्न होगा। और दूसरी बात ये बताई गई है कि इसके लिए FBR सिंप्लीफाइड रिटर्न देगा। इसकी रिटर्न जो होगी पहले वाली रिटर्न नहीं होगी। SME के लिए इसको स्कीम को ये अलहदा कर दिया गया, डिफाइन अलहदा कर दिया गया, इसके लिए रूल रेगुलेशन टैक्सेशन वो भी अलहदा कर दिए गए और रिटर्न भी अलहदा कर दिए। ये मेरे ख्याल में तो एक्सीलेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान या दूसरे, वहाँ सेमी इंडस्ट्री जो है, सेमी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो कंसोलिडेट अपने पूलिंग रिसोर्सेज करें, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट भी हो, इन्फ्लेशन कम हो, तो इनको इनकरेज करें, तो बाद में यही जो छोटे यूनिट है यही बड़े यूनिट बनेंगे और इकानमी में टैक्सेशन में अदरवाइज रोल प्ले करेंगे। तो मुल्क की ये नीड भी थी और कई सालों से ये प्रपोजलें आ रही थी कि सेमी के लिए एक इंडिपेंडेंट फिस्कल मैयत लेनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में तो एक्सीलेंट है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। तो अब इसके लिए सबसे जो आगे जो प्रोसीजर ले डाउन किए गए हैं उसमें सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, कि सेमी जो अपने आप को कहेगा कि मैं सेमी हूँ और 250 मिलियन से कम उसकी हो तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन किसके पास, एक तो ऑनलाइन FBR है उस पर रजिस्ट्रेशन करा लें, या एक अलहदा सेमी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी या उसमें करा लें, दोनों में से एक करा लें, ठीक है। उसके बाद इसकी नॉर्मल टैक्सेशन है, उसमें कैटेगरी है, दो कैटेगरी बनी है। एक कैटेगरी है 100 मिलियन वाली जिसकी 100 मिलियन तक टर्नओवर है, एक है 100 मिलियन से अबव और 250 से कम, इस रेंज में। तो जो पहली वाली 100 मिलियन है वो अगर नॉर्मल टैक्सेशन में जाना चाहता है तो उस पर वो 7.5% टैक्सेशन दे दे, नॉर्मल जो भी उसका इनकम बनेगी उस पर रेट जो होगा वो 7.5% होगा। ऊपर वाली जो होगी उस पर 15% होगा, ऐसे ही उस पर हाँ उस पर 7.5% होगा जो भी टैक्सेबल इनकम होगी। और ऊपर बाकी जो ऊपर होगा अगर दूसरी रेंज में फॉल करता है कैटेगरी B में तो उसमें 15% होगा। इसी तरह ये अगर सेमी वाला इन्हीं कैटेगरी में चाहे तो वो ऑप्ट कर सकता है कि मैंने फाइनल टैक्सेशन में जाना है, तो उसको अपनी रिटर्न के साथ जब फाइलिंग डेट होगी तो ऑप्शन फाइल करना पड़ेगी कि मैंने फाइनल जो है उसकी ऑप्शन करनी है। वो वंस फाइल करेगा 3 सालों तक वो फिर उसकी ऑप्शन चलेगी। उसमें फिर उसने जो 100 मिलियन की रेंज में आती है तो उसने 0.25 टैक्सेशन दे देना है और टर्नओवर का टैक्स दे देना है, उसमें चला जाएगा। अगर 100 से ऊपर वाली रेंज में है, सेकंड कैटेगरी B में है तो वो 0.5 दे देगा तो फाइनल डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ये जो फाइनल वाले हैं इनका ऑडिट नहीं होगा, फिर इनकी ऑडिट जो है 170 और 214C वाला जो है वो ऑडिट सिलेक्शन और कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाला जो है उसका ऑडिट होगा, प्रोवाइडेड उसका भी ऑडिट नहीं होगा, लेकिन ऑडिट हो सकता है अगर उसकी रेशियो जो उसने टैक्स दिया हुआ है वो जो 7.5 या वो 15% है उसकी रेंज 0.25 अगर 100 मिलियन में है तो 0.25 से कम होगी तो ऑडिट होगा। अगर उसकी वो रेशियो जो उसने टैक्स दिया है, ये तो ऐसे फंसाने वाली बात है। एक्चुअली देखा जाए जो रियलिटी बेस्ड बात होगी, जब इन सिचुएशंस को फॉलो करते रहे, क्या उस क्राइटेरिया में फिट होता है कि इसकी कैलकुलेशन करने के कितना आपने नेट प्रॉफिट पे दिया है टैक्स 7.5%, ठीक है ना। अब 7.5% जितनी अमाउंट बनी है वो टर्नओवर का भी देख लेंगे कि आपने कम से कम 0.25 दिया, यार लॉजिकल है ये। ठीक है, अगर उतना ही है फाइनल वाले की जितना 0.25 तो आप गार्ड नहीं करते।
ये लॉजिकल है ना, ये कम से कम उतना तो दे लें यार, हैं? अभी ये सिलसिला 3 साल तक बकौला रहा। अगर या फिर ऑडिट करा लें आप, देखिए वजह ये है फिर आप सबको सही है तो ऑडिट करा लें ना, बिलो होगा तो ऑडिट करेंगे, अब होगा तो ऑडिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस ये रेंज नॉर्मल वाले में 0.25 या 0.5 जिस रेंज में, उससे कंपैरिजन कर दिया जाएगा कि नॉर्मल टैक्स उस रेंज से कम तो नहीं, कम है तो ऑडिट करवा लें, अब है तो फिर ऑडिट शाडिट कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें सेल्स टैक्स का भी कोई बेनिफिट है इससे? नहीं, ये इनकम टैक्स की बात है, उधर कोई नहीं, वो यूजुअल वो यूजुअल अगर लॉ सेल्स टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है तो वो अलग है, वो जो इंडस्ट्री उधर भी कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री की लिमिट को बढ़ाई है कि नहीं, 1 करोड़ कर दी है, 3 मिलियन से उठा के। हाँ तो वो उस अगर उस हद तक है, अगर आप 1 करोड़ तक हैं, यहाँ तो आपका 100 मिलियन 10 करोड़ है ना। इससे पहले इसका वेट कर लें, फाइनेंस एक्ट में क्या आता है और क्या चेंजेस आते हैं, वो तो डेफिनेट है, यही होंगी वो तो डेफिनेट है। उधर ये है कि 10 मिलियन तक आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। हाँ, वही कॉटेज इंडस्ट्री आप एग्जाम्प्ट है, टेबल 2 है 6 शेड्यूल का, इधर अगर आप यहाँ तो फिर इसे उस रेंज से अगर उस तक है, फिर उस रेंज तक आपकी टर्नओवर है, तो फिर सेमी भी एंजॉय करें और उसको भी एंजॉय करें, अगर उससे बढ़ गए तो फिर आपको देना पड़ेगा। तो और इसके साथ साथ तो डिस्कस कर लेते हैं, और एक अच्छी अमेंडमेंट जो है वो आई है 122 में। 122 में एक तो जो एडिशनल कमिश्नर की पावर्स हैं कि वो उसने अरोनियस ऑर्डर एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो उसमें से जो इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी टू बी मेड और काज टू बी मेड, वो खत्म कर दी है, अब वो इंक्वायरी नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। जो आप रिकॉर्ड नहीं कॉल कर सकते, जो पिछले 2-3 सालों में 2014 में मेरा अमेंडमेंट आई थी, वो वापस होगी। दूसरी अमेंडमेंट जो अच्छी अमेंडमेंट आई है, अगर इंक्वायरी नहीं करेगा तो आप 122(5) में ऑर्डर तो फिर भी कर सकते हैं। ऑर्डर तो लग सकता है, अगर आप वो समझे कि ऑर्डर अरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, 2 कंडीशन फुलफिल हो तो वो उस पे वो कर सकता है ऑर्डर, ठीक है। हाँ, वो कॉल रिकॉर्ड करना, इंक्वायरी करना, आपको अगर रिकॉर्ड ले, ऑडिट करना, केस लॉ सेटल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटर ने पिछले साल वो डाला था 2014 में, तो केस लॉ सेटल भी हो तो खत्म हो गया ना। जब पहले ही हमने कहा जो एक्सप्रेस चीज कर दी जाए उसको तो फिर इम्प्लीमेंट करना है ना, उसको तो नहीं आप कर सकते लॉ सेटल पुराने लॉ का है। अब नया लॉ जब आ गया तो लेजिस्लेटर ने पुराना अंडू कर दिया सब कुछ, तो उसे कह दिया कर सकता है तो फिर कर सकता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने उसी को सामने रखते हुए, क्योंकि वो तो फिर अगर वो इंक्वायरी कर सकता है या किसी से करवा सकता है तो फिर ऑडिट के डोमेन में जाता था, फिर वो ऑडिट को रिडंडेंट करता था, फिर ऑडिट की बजाय ये भी ऑडिट ही हो गया ना, सब कुछ बुला लो, फिर ऑडिट 177 जो है वो तो फिर रिडंडेंट हो गया, ये इसको सुपरसीड कर गया उसको, तो बजाय उसको करने के यही बैठा करता रहे। तो इसलिए उनको रिकंसाइल करने के लिए, कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए उन्होंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। ऑर्डर तो हो सकता है। अच्छा, इसमें अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है 122 में, वो एट पार विद सेल टैक्स आई है कि जब आपको शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा वही 120 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर करना होगा, और उसके साथ फिर ऑर्डर के साथ अगर वो उस दिन 120 डे में नहीं होता तो एट द मैक्स उसका 90 डेज वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए रीजन दे के, तो वो कमीशन जो है वो एक्सटेंड करवा सकता है कमीशन से, या तो एक्सटेंशन वाला वो आ गया। लेकिन इसमें हमारी प्रपोजल ये थी कि इसमें 121 वाला जो बेस्ट जजमेंट है उसमें भी होना चाहिए, 161 205 जो है उसमें भी तो असेसमेंट करते हैं, उसमें भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि ऑर्डर वंस उसने इशू कर दिया शो कॉज नोटिस तो उसके लिए इसी तरह की टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। तीसरा रेक्टिफिकेशन वाला है, उसमें तो वैसे 1 साल है, लेकिन वहाँ भी फिर इसी तरह की कोई होनी चाहिए, क्लियर। तो जो मेरे ख्याल में जो अमेंडमेंट सही नहीं आई या नहीं होनी चाहिए वो है 203A B C D, जो सेल टैक्स वाला सारा जो पावर ऑफ अरेस्ट है या प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है या स्पेशल जजेस हैं या उनकी वो इधर लेके आए हैं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिस्कल
जो है इसका पर्पस जो होता है वो टैक्स कलेक्शन होता है, ना लोगों को क्रिमिनल बनाना या पकड़ना धकड़ना, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर सोसाइटी को आप प्रमोट भी करें तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी इतनी रिप्यूट है, मार्केट वैल्यू है, या IPO ला भी उसका तो ब्रांड है, चीज़ें हैं, अब उसको पकड़ के 2 दिन ही अंदर कर दें तो वो तो सारी मार्केट से ही उसका ख़त्म हो गया, फैमिली में भी ख़त्म हो गया। तो ये हमारे फिर जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, या लोग बाय इनकरेज नहीं होते, डिस्करेज होंगे, तो यहाँ से फिर पैसे और अपनी इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे। आप इंसेंटिव दें और साथ एक आधे को पकड़ लें तो दूसरा कहेगा जी मेरी बारी भी आई, तो वो यहाँ से वो बांग्लादेश या दूसरे मुल्कों में, जहाँ बिजनेसमैन हमेशा ही देखता है कि कहाँ उसका कंपैटिबिलिटी है, कहाँ उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कहाँ उसको बिजनेस ज़्यादा लुक्रेटिव हो सकता है, कहाँ कंपटीशन उसका कम है या अच्छे क्वालिटी बेस है, इस तरह की चीज़ों से, या जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल बहुत कम है वहाँ वो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है इनकम टैक्स में शुरू से ही कभी नहीं थी। सेल टैक्स में फिर भी वो इनवाइस है, फ्लाइंग फेक इनवाइस है, वहाँ ठीक है। यहाँ कौन सी फेक फ्लाइंग इनवाइस है, यहाँ तो खुद इनकम देनी है, खुद देना है, आप चेक कर लें, ऑडिट कर लें, आप सब कुछ है। और दूसरा, इस तरह के ले जाने के बाद आप अपना सिस्टम सही करें, अपने फॉल्ट और अपनी नेग्लिजेंस आप टैक्स पेयर पे क्यों डालते हैं। आप अपने सिस्टम को चले फ्रॉड या इस तरह की चीज कंसीलमेंट एलिमिनेट नहीं हो सकती, मिनिमाइज तो हो सकती। सिस्टम आप इसमें स्ट्रांग, आप तो IT का दौर है, सिस्टम स्ट्रांग करें, इंटरकनेक्टेड करें, वेरिफिकेशन करें, ट्रांजैक्शन आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं ना। अब ट्रांजैक्शन ABC होगा तो उसको आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप इनपुट है, प्रोडक्शन है, सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आप जब कर सकते हैं तो कम से कम उतने का आपके टैक्सेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप अगर देखें तो वो मैनेज हो ही जाते हैं उस चीज़ों में। तो इसलिए ये दूसरी बात ये है कि इसका जो अगर ये रखना ही है, सपोज ये अच्छी इसको रखना है कि इसी तरह करना है, फिर जो जिसको डिस्क्रिप्शन दी गई है, जिसने रिपोर्ट देनी है, जो अरेस्ट करना है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक भी वो केस गलत करे तो उसको भी वही सजा दें। फिर अगर असेसिंग अथॉरिटी या वो जो करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा या किसी वजह से करता है, बाद में लेटर पता चलता है ये तो फ्रॉड या कंसीलमेंट या नहीं हुई, तो फिर उसकी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सारा बर्डन टैक्स पेयर पे ही डालना है। या तो पैरेलल जो है उसके भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट पार दोनों हो। अगर वो करता है तो उस पर भी हो, अगर टैक्स पेयर करता है तो उस पर भी हो। अगर उसमें बैलेंस राइट डाउन किया जाए तो फिर तो ठीक है। लेकिन जो हालात है पाकिस्तान में, तो उस सिचुएशन में करेंगे तो वो फिर, अभी एक केस बना था ये सेल टैक्स में डबल GD क्लेम करने का, वो डाउ अपलोड उन्होंने खुद की है सिस्टम में, तो लोगों ने क्लेम कर ली। तो अब FIR लोगों पे कर दी जिन्होंने क्लेम की। भाई पहले आपका फॉल्ट है, क्यों आपने कादेशन डेवलप की, आपने क्यों, ये तो सोच ही नहीं सकता टैक्स पेयर की एक चीज डबल आएगी। हो सकता है किसी को फायदा पहुंचाना होगा, तो जो आई उसने क्लेम कर ली। अब वो क्यों की गई, उसके पीछे भी कोई राज होगा, किसी को फायदा पहुंचाना होगा करोड़ों का, तो उसके साथ 10-12 और अमेंड कर दिए, ठीक है ना। या हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट भी हो गया हो, लेकिन एक ही मंथ में होना था, सितंबर में ही। तो बहुत सारी होते, इस तरह की चीज़ों के लिए एट पार फिर ला बने, कोई भी सजा देनी है टैक्स पेयर को तो दें, लेकिन एट पार फिर जो असेसिंग है, जो करने वाला है, प्रोसिक्यूशन है, फिर उसको भी एट पार लाए, क्योंकि ये फिस्कल लॉ है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या टैक्स कंसल्टेंट, उसके हवाले से कोई रिस्क नहीं है। और नहीं, बेसिकली ऐसे होता है कि जो होते हैं ना कंसल्टेंट या एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके अपने लॉज होते हैं, वहाँ उसमें कंफिडेंशियलिटी का वो कर लेते हैं। लेकिन वही मैं बताने लगा, हाँ वही प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, वही बताने लगा कि एक कनोटेशन है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, एक है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब आप किसी लायर क्लाइंट से बात करते हैं, वो ऐसे ही है जैसे उसकी बात है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिस्क्लोज नहीं करना, और कोई आपसे वो पूछ नहीं सकता, किसी की भी अथॉरिटी नहीं है। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनली ये वर्ड नोन है कि इसलिए इस पे अगर कहेंगे तो वो मिसकंडक्ट है जो करेगा, कोर्ट भी आपसे गुलवा नहीं सकता। इसलिए आप ऐसे ही हैं जैसे वो है, जैसे अक्यूज को आप टॉर्चर नहीं कर सकते कि आप बताएं, आप ही सब कुछ दें, तो उन्होंने प्रूव करना है। तो इसी तरह उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है और एडवोकेट है, चार्ट अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, तो उनके जिससे वो रेगुलेट होते हैं उस पर लिखा होता है
जैसे चार्ट अकाउंटेंट, तो चार्ट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि आपने किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज नहीं करनी, अगर आप करेंगे तो मिसकंडक्ट है, आपको सजा होगी। इस तरह लॉयर का जो लीगल आपके एथिक्स हैं उसमें भी ये है, लीगल प्रैक्टिशनर और 1973 जो हैं, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आपने क्लाइंट की रिलेशन से जो बात हो, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो आपकी, वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे किसी को भी। तो जब एक लॉ आपको प्रोटेक्शन देता है, वो लॉ जो बार एक्ट है वो प्रोटेक्शन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है, सीए का ऑर्डिनेंस उनको प्रोटेक्शन देता है कि ये आपने डिस्क्लोज करना ही नहीं। अगर आप करेंगे तो हाई कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके आपका मिसकंडक्ट डायरेक्ट आपके केस चला सकता है कि आपने क्यों डिस्क्लोज किया ये। तो इसलिए ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो बिटवीन द क्लाइंट एंड कंसल्टेंट है या एडवोकेट्स है, तो ये उसको वहाँ इंडिपेंडेंट ओवरराइडिंग स्टैच्यू में प्रोटेक्शन दी गई है, इसलिए उस पर वो कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली उसको करना। ठीक जी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ बना उसके रेगुलेशन के तहत लायर्स को भी पाकिस्तान बार काउंसिल को रेगुलेशन भेजे अभी पिछले दिनों, जिनमें लायर ड्यू डिलिजेंस करेगा अपने क्लाइंट की, अगर उसको लगता है कि वो किसी फ्रॉड की या हाई लेवल की किसी एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो वो रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग हो सकती है। अभी वो देखा होगा अभी जो हाँ जी 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 वो इजाज़त से ना वजाहत करूँ, वो तमाम लायर्स के लिए नहीं है, सिर्फ वो लायर्स जो अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे या उनकी वो निगरानी करते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में पूरा कंसेप्ट है कि वो एज ए एजेंट काम करते हैं कि मेरे नाम पे बतौर एजेंट प्रॉपर्टी किसी और की है, मैं किसी के ट्रस्ट को जो है वो वाचन कर रहा हूँ और एजेंट का मेरे नाम से क्या मतलब बेनामी क्यों नहीं? एजेंट के नाम प्रॉपर्टी और अटारनी नहीं, अटारनी होती है ना, या अटारनी पे नहीं आप डील करते, बाहर बैठा हुआ उसकी प्रॉपर्टी इधर से आप डील करते हैं सारी। पाकिस्तान में कंसेप्ट बहुत थोड़ा है, बाहर तो सारा थ्रू एडवोकेट या उस अटॉर्नी से ही होता है ना, वो अपना आपको पावर अटॉर्नी देते हैं, आप परचेज से ये वो सारा टैक्स पैसे आते हैं जाते हैं, सारा कुछ होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग आया है तो उसमें उन्होंने जितने हैं ना प्रोफेशनल, जैसे एडवोकेट्स हैं गवर्न बाई लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत है, या ICMA वाले वो हैं अकाउंटेंट हैं, या ICAP वाले हैं, तो उसका उन्होंने उसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही दे दिया है कि वो ही रेगुलेट करें, ठीक है ना। और जो रेगुलेटरी इनके नहीं है मेंबर, जैसे ITP वाले हैं या वैसे कोई अकाउंटेंट हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं जो ICAP के ICMA के या इधर के नहीं हैं, उसके लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्ट रिपोर्टिंग उन्होंने करनी। ये भी क्योंकि पाकिस्तान जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो वर्ल्ड बैंक और वो टेररिज्म और उसकी वजह से है, तो इसीलिए उस पर पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त हैं कि उसकी कोई डिक्लेरेशन ना कर दें, वो जो चाहें इधर कानून लगा दें। अपने मुल्कों में तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत हाई लेवल का है, वहाँ तो डिफेमेशन या कोई चीज़ करें तो सारी जायदाद आपकी बिक जाती है। लेकिन यहाँ तो हमारे जितनी मर्जी गालियाँ दे लें, जो मर्जी करें, कुछ भी नहीं होता, असेंबली में हो रही होती, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कहते हैं कोई बात नहीं यार, ये तो एक कल्चर है। अगर आपको I&I से कोई नोटिस आता भी है एज एडवोकेट, तो आप सिंपल उनको लिख के भेजिए कि जी मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पे FBI की कोई इस पे अथॉरिटी नहीं है कि मुझे इस रेफरेंस से वो नोटिस भेजें। वो नोटिस भी उनको आया है जिन्होंने अपनी जब रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, सपोज पहले प्रोफाइल में ITP था, बाद में एडवोकेट हो गया, या आपने वैसे कंसल्टेंट लिख दिया, ठीक है ना, एडवोकेट नहीं लिखा तो, या चार्ट अकाउंटेंट नहीं लिखा, वैसे अकाउंटेंट सिंपल लिख दिया, तो अब कैटेगरी अलग होगी ना। एक जो एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICMA जो गवर्निंग बॉडी के तहत हैं और उनकी अपनी काउंसिल है रेगुलेशन की, जो उसमें हैं उनको नहीं, वो रेलेवेंट उस जो बॉडी है उसको कहा है आप रेगुलेट करें। इधर तो मेरा ख्याल हमारी बार काउंसिल ने तो किसी को भी नहीं लिखा ना, वो ICAP और ICMA वालों ने, क्योंकि वो ज़्यादा फाइनेंशियल होते हैं और ज़्यादा रेगुलेशन में बिलीव करते हैं। यहाँ तो कोई रेगुलेशन नहीं होती ही नहीं है ना, यहाँ तो वकीलों को कह भी नहीं सकते, इसलिए वकीलों का पहले शुरू नाम लिखा, बाद निकाल दिया उन्होंने, इनको छोड़े, ठीक है, रेगुलेशन इधर नहीं लगती। तो यहाँ इनको तो किसी को भी नहीं नोटिस आया, उसको आया होगा जिसने वो ITP या वो लिखा होगा कि मैं कंसल्टेंट हूँ सिंपल, या अटारनी हूँ, एडवोकेट नहीं लिखा हो सिंपल, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि उसको गलती से आ भी गया तो उसका मुसाहब को आ गया था, इन्होंने रिप्लाई दे दिया सब, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा मैं एडवोकेट इसलिए वो फिर
थैंक यू वेरी मच जी। नहीं सर अभी तो चलेगा, अच्छा अभी तो चलो। बात शुरू हुई है, अभी तो 5:15 अरे आप कुछ साथ में ले भी ना था क्या? अच्छा आप ये भी ले सर, उस पे गुजारिश है कि लास्ट अगला आप शुरू कर लें फिर। लास्ट सेशन हम जो कुछ हम सवाल जवाब आज किए, ये हमने इससे भी कुछ डिटेल में डिस्कस किए थे। तो सेक्शन 31 तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो तरमीम आई हैं वहाँ तक हम पहुँचे थे। आज हम उससे ऑनवर्ड अपना जो टाइम है, अपना बाकी जो के सेक्शन है सर उसको पढ़ते हैं। ओके सर सेक्शन 37 के अंदर तरमीम आई है। सेक्शन 37 है हमारा कैपिटल गेन्स। एक तो सर इन सब सेक्शन 1A द एक्सप्रेशन एंड 3B बेसिकली उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2020 में ओमिट किया था, तो यहाँ से कर दिया उन्होंने। जो इम्पॉर्टेंट सर उसके अंदर आई है तो उन्होंने जो है इसके बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया क्लॉज 1A के नीचे। वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट where the taxable gain on disposal of immovable property exceeds 5 million rupees, it shall be chargeable to tax under subsection 1 of this section, and provision of subsection 3 shall not apply. Or the taxable gain shall be calculated while taking into consideration the benefit of holding as provided in subsection 3A. इसमें ऐसे है कि 5 मिलियन से 5 मिलियन ना ये 5 मिलियन। 5 मिलियन से जितना अमाउंट एक्सीड करेगा वो नॉर्मल लॉ में जाएगा, उसमें नॉर्मल टोटल ही जाएगा ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 5 मिलियन से जो एक्सीड करेगा वो सारा है। अगर किसी का 5 मिलियन से कम है तो वो इसमें रहेगा, जो इसमें सेपरेट ब्लॉक सेक्शन जो होती है, जो रेट दिए हुए रहता है। बाकी अदर इनकम के अंदर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर उधर ऐड होके उसमें जो रेट होंगे उस हिसाब से चलेगा। ऐसे समझे ना। 5 मिलियन आपका बढ़ गया, वो सारा भी जितना भी आपका बनेगा फिर आपका चला जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और दूसरी इनकम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सारों को क्लब करके टोटल किया जाएगा और उस पर जो रेट लगेंगे आपको टोटल पे उसमें आप जाएंगे। 5 मिलियन से कम है तो आपके यहाँ सेपरेट ब्लॉक वाले जो रेट दिए गए हैं वो उसके मुताबिक होगा, ठीक है ना। फिर 5 मिलियन से कम है तो यहाँ वाले रेट जो हैं वो लगेंगे जो 3 में। अब कैलकुलेशन के लिए जो कि पहले साल 1 साल होल्डिंग है तो 100%, दूसरा साल है तो 75%, फिर 50, फिर इस तरह, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कैलकुलेशन की कि कितना गेन टैक्स करना है, वो दोनों पे कैलकुलेशन की कितनी अमाउंट कैलकुलेट होनी है, कितनी टैक्सेशन होनी है, वो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होगा। डिस्पोजल प्राइस माइनस आपकी जो भी उसकी कास्ट होगी वो गेन आ जाएगा। फिर होल्डिंग पीरियड के मुताबिक लगा के उसका कैलकुलेट कर लेंगे, वो देखेंगे कितना गेन है। तो 5 मिलियन से अबव है तो नॉर्मल में चला जाएगा, 5 मिलियन से कम में चला जाएगा। लेकिन 5 मिलियन तक इधर ही रहेगा, 5 मिलियन से ओवर एंड अबव जो अमाउंट टोटल जाएगा टोटल ये सुप्रीम इससे यही है, where the taxable gain of profit exceed 5 million, it shall be chargeable to tax. एक्सीड लग रहा है। वर्ड एक्सीड है, इसको अभी देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप फायदा ले सकते हैं। जो रिटर्न बनेगी वही वर्ड नहीं यहाँ पर इस तरह, क्योंकि इम्बिग्विटी जो होती है वो रिजॉल्व होती है इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। जहाँ भी इम्बिग्विटी हो, डाउट हो, 2 इंटरप्रिटेशनें हों तो वो बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर होती है। अब जिसका यहाँ रेट ज़्यादा है, सपोज 5 मिलियन वाले में 5 मिलियन में ज़्यादा रेट है और उधर आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, वो 4 लाख की उधर एग्जम्पशन भी मिलनी है, तो आप फिर उधर ही सारा ले जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं इधर कम है तो फिर 5 इधर रख सकते हैं, दूसरा उधर ले जाते हैं। लेकिन हो सकता है आगे बजट में जनरल जो इम्प्रेशन है अच्छा इम्प्रेशन ये है कि जो 5 मिलियन से कम है वो इधर रहना है, जिसका 5 मिलियन से ऊपर है वो सारा उधर जाना है, ठीक है। वो सारा सेफर ये है जो इससे इम्प्रेशन जो लैंग्वेज से नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों इंटर क्योंकि एक्सीड की बात की है, ये दोनों अलग-अलग करते कि वो पर्सन का बात करते कि जिस पर्सन की 5 से कम है उधर जाएगा, जिसकी 5 से बढ़ेगी वो सारा होल उधर जाएगा, तो फिर अलग बात है। क्योंकि इसलिए वो क्लैरिटी नहीं है, डाउट है, इसमें इंग्विटी है, तो इस सिचुएशन में आप बेनिफिशियल इसकी हो सकती है। सर इससे आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक दोबारा इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर अ पर्सन इज हैबिचुअली एंगेज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेयर अ पर्सन इज हैबिचुअली एंगेज्ड इन ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी
As such sale and purchase is adventure in the nature of trade and business. The provision of this subsection shall not apply and the income from such transaction shall be chargeable under the head income from business. हाँ। नहीं नहीं पहले नहीं था, मैं इसमें मैं नहीं मैं बता बिजनेस नहीं है, मैं बताने लगा उसको। बेसिकली ये जब 3B ए जो नॉट ए है 3A इसका जो 1A क्या है ये सेक्शन 1A जो है 37 का जब ये है तो इसमें एक वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग जब लिखा जाता है तो ओवरराइड करता है। तो हमने इसमें 2-4 केसेस में हमने कहा कि ये जी जैसे रियल एस्टेट वाले हैं उन्होंने कहा जी ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, हमने कहा नहीं ये तो इधर होगी। वो कैसे भाई, हमने कहा इधर ओवरराइडिंग सेक्शन है, ये सारे लॉ को ये तो इधर ही आ गया, इधर तो लिखा ही नहीं कि हैबिचुअल या रिकरिंग नेचर होगा या रूटीन बिजनेस होगा तो उधर जाएगा। उधर तो प्रॉफिट एंड गेन उधर टैक्सेबल है, यहाँ इमूल प्रॉपर्टी का सारा ही इधर है, तो इधर ये ओवरराइडिंग सेक्शन है। तो ये फिर एक एम्बिग्युइटी थी, तो एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए अब इसमें प्रॉपर्टी ये वाला जो कुछ 3 किस्म की गेन आता है प्रॉपर्टी में। एक प्रॉपर्टी का गेन आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस एसेट होते हैं, लैंड बिल्डिंग आप बेचते हैं उसका भी आगे आएगा, वो गेन एसेस होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ जो आप इमूल प्रॉपर्टी बेचेंगे जो आप रिकरिंग नेचर की नहीं, जो आपका बाइंग सेलिंग आपका काम नहीं, रूटीन का आप काम नहीं, वो कैपिटल गेन होगा तो वो आपका इधर होगा। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी आप कुछ लीज पे दी होती है और उसको बेचते हैं, अदर सोर्स कभी कभार वो होती है तो उधर वाला भी एक सेक्शन कभी अट्रैक्ट होता है। तो ये वाला जो दोनों में से पहले भी एक बिजनेस की जहाँ डेफिनेशन है वहाँ बिजनेस ट्रेड कॉमर्स और एक वर्ड है एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। आपने कोई एडवेंचरली कोई काम किया है, इंटेंशन आपकी होल्डिंग नहीं है, आपने अकरिंग की है तो वो भी उन्होंने कहा बिजनेस है। तो उसका इस पर भी बहुत सारी जजमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हेल्ड एज ए ट्रेड की है या एज ए इन्वेस्टमेंट की है। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग करने के लिए की है तो वो उधर होगी, एज ए इन्वेस्टमेंट की है तो इधर होगी। गेन और प्रॉफिट में भी यही फर्क होता है, प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स से होता है, बाइंग सेलिंग से, गेन होल्डिंग से होता है। गेन मीन प्राइस की वजह से आप गेन लेते हैं ना, गेन से मुराद ये होती है कि आपने होल्ड की, आपके वहाँ होल्ड ही होल्ड रही और उसकी प्राइस ही बढ़ती गई और उसमें होल्डिंग टाइम की वजह से आपको डिफरेंशियल आया, तो वो गेन, उसको हम गेन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ट्रेड करें, बाय सेल ने आज बाय की सेल की तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट उसको हम कहते हैं। ये गेन अलग है इधर ना। तो यहाँ जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए की, जो सेल का पर्पज नहीं है, जिसका ट्रेड का पर्पज नहीं है, वो आपने होल्ड करने के लिए एक्सेप्शन हो सकती है कि आपने ली और बेच दी तो, लेकिन कभी कभार बिकेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन होगा तो फिर इधर ही रहेगी। लेकिन हैबिचुअल का वर्ड उन्होंने डाल दिया, वैसे रिकरिंग का वर्ड है क्योंकि उनको नहीं आ रहा होगा तो उन्होंने हैबिचुअल का, हैबिचुअल तो वैसे ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। तो यहाँ वर्ड रिकरिंग का एक वर्ड है जो जनरल अकाउंटेंसी में या इसमें इस्तेमाल होता है कि रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, तो जो कंटिन्यूसली रूटीन में यूजुअली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का वर्ड इस्तेमाल होता है या रिकरिंग नेचर का होता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो इनकम गेन होगा वो सारा उधर होगा। जो नॉन रिकरिंग होगा, एक्सेप्शनल होगा या एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे तो वो यहाँ होगा। एक दूसरा का इस्तेमाल होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। हाँ, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है कि ये आपकी ट्रेडिंग नेचर है या उसका आपने रखा हुआ इन्वेस्टमेंट नेचर है, बेसिकली उसके पीछे जो इस्तेमाल होना चाहिए या होता है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। और तो वो इंसिडेंट थोड़ा सा प्राइमरी के साथ इंसिडेंटल हो जाता है, सब्सिड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स भी किसकी वजह से हुआ वो होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस है कि नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है या ट्रेड है, यहाँ इंटेंशन की बात है कि इंटेंशन जब आपने कोई चीज़ बाय की मूल प्रॉपर्टी तो आपकी इंटेंशन क्या है, ट्रेड है, बाइंग सेलिंग करनी है या आपकी इंटेंशन उसको इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है। अगर इंटेंशन आपको होल्ड करना है कि ये मैं बाद में हो सकता है इंटेंशन चेंज भी आ जाए, लेकिन इंटेंशन कोर्ट डिटरमिन करता है कि क्या उस वक्त आपकी, जैसे आप सैलरी बंदा है तो वो तो ट्रेडिंग नहीं करता ना, उसकी इंटेंशन क्या होगी, जनरल उसके सर्कमस्टांस फैक्ट से ये लिया जाएगा जिसने होल्डिंग के लिए की है कि घर बना लूंगा, या अगर कोई कंटेंजेंसी या कोई एक्सजेंसी आ गई तो बेच भी दिया उसी दिन ही, दूसरे दिन भी बेच दिया, तो वो उसका ट्रेड नहीं।
इवन दो एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है, लेकिन नहीं है क्योंकि उसके फैक्ट, सर्कमस्टांसेस और उसकी इंटेंशन उसकी सेलिंग की नहीं थी। हाँ, वो सेलिंग नहीं थी ना, उसकी इंटेंशन सेलिंग नहीं थी, लेकिन वो एक्सेप्शन आ गई है तो वो उसका एज ए इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी और गेन ही समझा जाएगा। अगर उसका ट्रेड है, बाइंग सेलिंग, वो रूटीन ही है, खरीदता है और सेल करता है, एक साल में 10 ट्रांजेक्शन परचेज 10 किए, तो उससे इंटेंशन ये जाहिर होगी कि इसकी बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग है, तो इसका वो इनकम फ्रॉम बिजनेस स्प्लिट होगा। सर इससे नेक्स्ट ये है कि इसी सेक्शन 37 के अंदर क्लास 4A के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड हुआ, वो भी बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ द कैपिटल एसेट एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट is disposed of within 2 years of acquisition and the commissioner is satisfied that such gift arrangement is a part of tax avoidance scheme, then the provision of subsection 3 of section 79 shall apply for the purpose of determining the cost of asset in the hands of recipient of the gift. हाँ, इसमें बेसिकली ये है कि जो 79(3) है, तो अगर आपने कोई गिफ्ट लिया है और गिफ्ट लेके आपने 2 साल जी 2 साल के 2 साल के अंदर ही बेचा है, तो वो ये वैसे तो ये है कि आप गिफ्ट आज लेते हैं, गिफ्ट आता है तो आपकी जो उसकी आज कास्ट होती है, फेयर वैल्यू, उसको कास्ट समझा जाता है, जितने में आप बेचते हैं वो फिर ये दोनों का डिफरेंस आपका गेन होता है, तो वो आपका टैक्सेबल होता है। कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट को इनहेरिटेंस में कोई भी मिले तो जनरल रूल ये है जो 75-76 में सेक्शन में कि उस दिन जितनी आपकी फेयर वैल्यू होगी वो कास्ट ट्रीट होगी, जितने का बिका उसमें से वो फेयर वैल्यू आप लेस कर देंगे और लेस करके आपको डिफरेंशियल आपका गेन टैक्स होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि उसने अवॉइडेंस के लिए किया, अगर विद इन 2 ईयर बेचता है तो फिर वो ऐसे ही एसेट होगा जैसे जिसने डोनर ने जिसने दिया उसका था, उसको जो कास्ट थी उसका नेचर करैक्टर भी उस एसेट की वही समझी जाएगी कि उसकी जगह पे आप रिप्लेस हो गए, समझे, आपको उसकी जगह पे खड़ा कर दिया गया है कि उसी का ही एसेट है, वही बेच रहा है, उसकी जो कास्ट थी वही कास्ट आपकी समझी जाएगी और जो उसका नेचर करैक्टर उस एसेट की थी वही होगी, वो बदली नहीं, उसी तरह रहेगी। आपको वही कास्ट, अगर उसने कास्ट 2 रुपये इनकर की हुई है तो आपकी भी 2 रुपये ही समझी जाएगी और डिफरेंशियल आपका टोटल का टोटल होगा, उसको फिर गिफ्ट नहीं जनरल ट्रांजैक्शन समझा जाएगा। ऐसे समझ लें कि आपकी वेल्थ है, आपने उसमें वो 2 लाख का खरीदा हुआ है, 2 लाख शो किया हुआ है, आपने आगे गिफ्ट कर दिया, अब मुझे गिफ्ट आया तो मैं 2 साल में बेचा तो मेरे कास्ट कितनी होगी, उसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी, वो 2 लाख ही होगी। अब जितने में मैंने बेचा उसमें 2 लाख लेस होगा, जो डोनर की कास्ट थी उसकी कास्ट मेरी कास्ट नहीं जुड़ रही, उसका एसेट मेरा एसेट उसी तरह ठीक हो जाए, ये समझ जी। लेकिन ये जिस तरह की ये इन्होंने कंडीशन लगाई है, बज़ाहिर तो लगता है कि ये ट्रांजैक्शन को रोकने वाली है। हाँ, वैसे तो आना इस्लामिक है, क्योंकि गिफ्ट में इस्लाम में 3 कंडीशनें होनी चाहिए। एक डोनर वॉलंटरली विदाउट डुरेस, विदाउट कोई इन्फ्लुएंस दे, दूसरा डोनी उसको एक्सेप्ट करे, तीसरा उसका जो पोजेशन है वो डिलीवर हो जाए। 3 इस्लामिक कंडीशन है, चौथी कंडीशन लगाई नहीं जा सकती क्योंकि कोई इंजेक्शन ऑफ इस्लाम के वो तो खिलाफ। वो 69 सेक्शन है, उसके तहत FBR फिर जितने में बेचा जा सकता है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर वो डिटरमाइन कर सकता है। आमतौर पर उसको 0 में डाल दिया जाता है वो, लेकिन यूजुअली थोड़ा ही गेन होगा। इस साल ही लिया, इस साल में जो 2 साल की कंडीशन आ गई, लोग ऐसे ही कर देते हैं, गिफ्ट आया और बेच दिया, वही फिर गेन टैक्सेशन नहीं होती थी। लेकिन ये 2 साल इसके गिफ्ट के है ना, हाँ, इसकी तो कास्ट होगा 10 साल पुरानी हो, तो वो फिर अगर 2 साल में बेचा तो वही कास्ट ओरिजिनल आ रही है जी। 2 साल से आगे निकल गया फिर आपकी फेयर वैल्यू फिर बचत होगी, इसलिए 2 साल 1 महीना कर लेना, 2 साल 1 दिन होल्ड करना पड़ेगा, एडवाइस ये इसलिए 1 दिन होल्ड कर। देखे ना, बेसिकली ये इसलिए आया है, ये इसका भी लॉजिक रीजन है। और वो मैंने सेल कर दी नवंबर 2020 में, लेकिन उसका मेरा एग्रीमेंट हुआ कि वो मुझे 4-5 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, यानी जनवरी 22 तक वो पे करेगा मुझे। अब वो मैंने बेची है 200 मिलियन की, मैंने परचेज की थी 2 मिलियन की। अब मैं क्योंकि ये आ गया कि 5 मिलियन से ऊपर अगर कैपिटल गेन होगा तो फिर वो नॉर्मल इनकम से करेगा, तो क्या, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट भी पहले हुआ है,
प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई और सुन इस डेट से ठीक है, ठीक बस समझ लगी मुझे। बेसिकली बस प्रॉपर्टी जो है ना, मूल प्रॉपर्टी स्पेशली वो रेगुलेट होती है कि ओनरशिप कब या टाइटल कब ट्रांसफर होता है। तो उसका टाइटल ट्रांसफर होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंस्टॉलमेंट जब आप देते हैं तो आप देंगे तो आप एज ए एडवांस शो करेंगे, तो वो भी अपना एडवांस वो पेबल शो लाइबिलिटी शो कर लेगा, आप एसेट शो कर लेंगे, तो वो पैसों की आपस में एसेट लाइबिलिटी शो होंगे। जब पूरी पेमेंट हो जाएगी, जब रजिस्ट्री होगी, तो उस जो आपने एडवांस दिए हुए हैं वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका गेन प्रॉफिट उस वक्त डिटरमिन होगा। पैसे आने से नहीं गेन डिटरमिन होगा। गेन क्या है? गेन है डिस्पोजल प्राइस माइनस आपकी परचेज या कास्ट। वो कब डिटरमिन होगी? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल कब उसने की? जब आपके नाम रजिस्टर हुआ, उस दिन देखा जाएगा कि कितने पैसे रिसीव या रिसीवेबल है चीजें। उसको ना हो सकता है एडवांस सारे आगे हो सकता है उस वक्त आधे आए और फ्यूचर में आने हो। रजिस्ट्री कब हुई है? दैट इज द टाइम, दैट इज द डिस्पोजल। टाइटल कब ट्रांसफर हुआ? टाइटल आपके नाम ट्रांसफर हुआ जिस दिन रजिस्ट्री हुई, उससे पहले टाइटल आपका नहीं। उससे पहले पैसों का लेन देन एडवांस आपके पास आपने दिया है तो आपका एसेट है, उसने लिया उसकी लायबिलिटी है। वो एसेट नहीं अपना डिलीट कर सकता, आप अपना एसेट बुक नहीं कर सकते। ठीक, उसका मैं पहले ही बताया ना कि जो इनहेरिट प्रॉपर्टी है वो आप अपनी वेल्थ में बेशक 0 पे शो करें, तो लेकिन जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उस वक्त उसका गेन डिटरमिन करना है। गेन से ये गेन वैसे जनरल डेफिनेशन तो है कि डिस्पोजल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो आपकी कास्ट तो 0 है तो सारा गेन, ऐसे नहीं है। अब उसके लिए लेजिस्लेटर ने क्या लिखा है? जितनी डिस्पोजल प्राइस है और जिस दिन आपको इनहेरिटेंस हुई है उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो उसकी कास्ट है। सपोज आज आपको इनहेरिटेंस हुई है तो आज आपने अगले साल बेचा है, तो आज कितने की है उसकी फेयर वैल्यू, ये कास्ट है आपकी। आप बुक करें या ना करें, 75, 76 इसी को डील। पर्सनल एसेट, बिजनेस एसेट, कंसीडरेशन, वैल्यू, ये सारे उसको डील करते हैं। ठीक है, 75, 76 ऑनवर्ड सेक्शन जो है। केसेस में ना ये होता है कि आप फुल कंसीडरेशन जो है एसेट की, प्रॉपर्टी की या वेहिकल की ले लेते हैं, लेकिन उनको अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराते। इस केस में वो ट्रांजैक्शन तो मुकम्मल हो ना। बहुत सारी आई है जजमेंट है। एक जजमेंट बेसिकली अभी भी जो आई है वो टाइटल ट्रांसफर पे ही आई है। तो वैसे भी ये लीजिंग कंपनियां जो होती हैं वो अपने नाम रखती, ऐसा तो सब कुछ आपका होता है, पोजेशन भी आपके पास, सारा कुछ है आपके पास, लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ होता। तो इसमें भी पैसे अगर आप दे दिए, अगर आपने बुक कर लिए, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। कुछ सिचुएशन में वो ये उसमें ये भी है कि अगर आपने सारी कंसीडरेशन ली है तो वैलिड ओनरशिप, लेकिन टैक्सेशन लाभ है। अगर आप दूसरा चाहें कि मैंने उस तरह करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए एक लॉ जिसको कहते हैं ट्रांस ओवर फार्म। ट्रांस ओवर फार्म से मुराद ये है कि रेवेन्यू चार्जिंग में या टैक्सेशन में जो लीगल फॉर्म है वो नहीं देखी जाती, बल्कि रियल ऑफ वो ट्रांजैक्शन है, रियल ओनरशिप देखी जाती है, वो किसकी। तो उस सिचुएशन में रियल ओनर तो आप हैं, आपने पैसे भी दे दिए, आप चाहें आज ही उसको कर दें, जल्दी करें, ठीक है ना, उसकी इंटरफेरेंस नहीं है। ओनरशिप के लिए बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। एक कंसीडरेशन एक है, पोजेशन दूसरा है, तीसरा आपका कंट्रोल किसका है, इंटरफेरेंस क्या है। वो चीज़ आपके पास आ गई, क्या उसका कंट्रोल उसी के पास है। जैसे टीवी शीवी है या कोई ऐसी चीज़ है, जब मोबाइल ये पीछे से वो बंद कर सकता है, आपको हेल्पलेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल सारे आपके पास हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं, उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं, और आपके फुल राइट जो ओनरशिप वाले हैं वो आपके पास है सर, जस्ट आपको टाइटल नहीं है, तो देन यू विल बी ट्रीटेड एज ए रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो आप उसको
टैक्सेशन में, अकाउंटेंसी में, इसमें सारा को लीगल ओनरशिप याद देखिए। हाँ हाँ जी, आप कर सकते हैं। अभी भी आया है उसमें डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी गुल मोहम्मद का केस आया सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा ये बेसिक फंडामेंटल रूल उसका यूज है ना कि ओनरशिप है। नहीं भी रजिस्टर हुआ तो वो आप डेप्रिसिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें यूज किया है, उसकी कास्ट इनकर की है, तो कास्ट ही आप क्लेम करते हैं। ये अभी रिसेंट इसी पिछले महीने। वैसे भी सब्सटेंस और फार्म रूल जनरल स्टैंडर्ड है, और रेवेन्यू जितनी फिस्कल लॉज हैं या अकाउंटेंसी है उसमें ये माना जाता है। तो इससे नेक्स्ट है जी सेक्शन 39 में तरमीम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका सब सेक्शन है LA। उसके अंदर वैसे तो है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 एनी अमाउंट ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन आर रिसीव्ड एज गिफ्ट other than gift received from grandparents, parents, spouse, brother, sister, son or daughter। ये जो गिफ्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशन थे, इसको उन्होंने चेंज करके कहा कि द एक्सप्रेशन रिलेटिव एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85। अब वहाँ पे जो लिखे हैं वो इससे डिफरेंट है। उन्होंने रिलेटिव कर दिया, रेलेवेंट को डिफाइन किया। अब इन सारों की जगह पे रिलेटिव जो है, रिलेटिव की डेफिनेशन में जो आएंगे उनके ब्रदर सिस्टर सारे निकल गए इसके अंदर। हेलो जी जी, हेलो, यही फर्क आया है इसके अंदर। सर बस लेक्चर हो रहा है, नैरो कर दिए। आधे घंटे बाद आया। पहले था जो गुजारिश की टाइम होगा 6 बस आ गया 6 बजे 12 बजे कि ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर। अब 85 के अंदर है, वो कहता है एन एंसेस्टर, a descendant of any of the grandparents or an adopted child of the individual or of a spouse of the individual। इसमें ब्रदर और सिस्टर नहीं आते सर। इसमें बस पीछे वाले जितने ये बाप दादा तो परदादा तो आ गए, लेकिन जो बहन भाई हैं इसमें बहन भाई नहीं आते। डिसेंडेंट कौन हुए? डिसेंडेंट बेटा, पोता हैं? बेटा, आगे पोता। आगे वाले सारे, हाँ जी। साइडों वाले कोई नहीं। साइडों वाले कोई नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ऊपर से नीचे है, या ऊपर को है, साइडों वाला इधर नहीं। हाँ, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि बहन और भाई का गिफ्ट जो है वो इसमें वैलिड वो नहीं है। हाँ वैलिड है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 39(3)। अगर वो क्रॉस चेक से हो तो फिर वैलिड है, ठीक है ना? फिर तो वैलिड है। लेकिन valid। बाद में अगर प्रॉपर्टी किसी को बेटे को लेके दे दी, उससे उसके बारे में क्या कहेंगे? गिफ्ट ही है वो। वो तो वैलिड है, वो वैलिड। बाप जिसको चाहे दे दे, उसकी अपनी ले पैसे दे दे, वो ले दे, आपके नाम लगवा दे, नाम लगवाए मर्जी। जी सर। सर इसके आगे जो अभी हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं अपना, कि हम वो सर एक वर्कर्स वेलफेयर फंड के हवाले से जो सेक्शन है हमारा 60A। वर्कर वेलफेयर फंड आज भी मेरे ख्याल कोर्ट में भी आज भी रिटेन 2-4 लगी थी, कल भी लगी थी। शमसुल मिर्ज़ा ने वो वापस उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन करके वापस भेज दिया। तो उसमें FBR का बेसिक इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया हुआ था, ऐसे समझ लें कि वो था कि FBR ने नोटिस भेजे हैं कि 138 के कि आप वो जो वर्कर वेलफेयर फंड है ये टैक्स नहीं है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट स्टैच्यू है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वर्कर वेलफेयर फंड वाली। तो उन्होंने कहा ये अलहदा इंडिपेंडेंट लेवी है, ये आपके यहाँ फंड जो है टैक्स के उसमें नहीं एडजस्ट हो सकती। तो आप इंडिपेंडेंट जितना टैक्स ये बनता है वर्कर वेलफेयर वो आप कैश में दें या डिपॉजिट कराएं। तो उस पर और जो लिटिगेशन या जो रेट है उसमें कहा गया कि क्योंकि एक FBR का सर्कुलर भी था, तो उसको बेस बनाया कि उसके तहत उसमें एडजस्टमेंट का कहा था कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है, वो सर्कुलर बाइंडिंग है इसलिए उसके मुताबिक किया जाए। और दूसरा जो अदरवाइज है कि अगर रिफंड हमारा है तो एक हाथ से दें, एक हाथ से ले लें। रिफंड देते नहीं है, इधर कहते हैं ये दें, चलो नहीं हम मान लेते हैं बात कि भाई नहीं है ये टैक्स नहीं, तो जो टैक्स लेना है हमने वो तो दें, वो दे रहे हैं ये ले लें। तो ये मैंने भी एक जगह प्लीड किया था। और दूसरा अब सिचुएशन क्या है, अब एक उसमें प्लीडिंग नहीं है जो होनी चाहिए, वो ये है कि 2000 से ऑनवर्ड
इसको ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है 18 अमेंडमेंट के बाद। अब 18 अमेंडमेंट के बाद सारी पावर, ये पुराने लॉ जो है रिपील हो गए हैं, सारी पावर जो है वो चली गई है PRA के पास। अब PRA कलेक्टिंग एजेंट है। अब जब अथॉरिटी कोई चेंज, अभी हमने पढ़ा था, कोई फोरम चेंज होता है तो वो पावर फिर उसके बाद चली जाती है। अब असेसमेंट ऑर्डर ये जो है डिटरमिन करना जो है कि कितना लगेगा, ये FBR का काम है। FBR असेसमेंट होगा तो उसे डिटरमिन होगा, ये वो नहीं कर सकते। तो इसलिए टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट, जितनी आप पे करेंगे जिस साल उतना आपका डिविजिबल हो जाएगा, जैसे पहले था। ठीक है। 64D सेक्शन ऐड हुआ है, टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जो POS मशीन लगाएंगे उसकी जितनी पेमेंट होगी या 1.5 लाख रुपया, हाँ, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक मशीन का 1.5 लाख, 2 मशीनें लगाई हैं तो 3 लाख, इस तरह से आप जितनी इन्वेस्टमेंट की है एक क्रेडिट उस एक्सटेंट तक होना चाहिए। और दूसरा ये मशीन जो है सेल परचेज के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए यूज़ हो जी। सर उसके बाद 65G आया है, F को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो 65G है टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। When making certain eligible capital investment as specified in subsection 2, the eligible taxpayer defined in subsection 3 shall be allowed to take an investment tax credit of 25% of the eligible investment amount against tax payable under the provision of this ordinance, including minimum and final taxes. सर जो 3 के अंदर वो दिए गए हैं वो है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, the manufacture of goods or materials or the subjection of goods or materials to any process which substantially changes their original condition or shipbuilding। और सर इसके लिए 2024 की उन्होंने कंडीशन लगाई है कि 24 तक आपने इसको ऑपरेशनल वर्किंग में लाना है। सर 100C है टैक्स क्रेडिट फॉर, इसमें बेसिकली 2 हैं। इसमें तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री है, दूसरा एक आपका जो आपने मशीनरी बनाएंगे फॉर द ये सोलर और विंड वाली जो है उसकी मशीनरी, प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट है जिससे वो जनरेट होंगी। तो ये 2 प्रोजेक्ट है, उसमें कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं होंगी तो सिचुएशन में आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा। सर 100C है टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पहले वाला, ये थोड़ी बहुत अमेंडमेंट ने की हैं। इसमें मेनली वो अप्रूवल है 236 वाली, वो 2022 से ऑनवर्ड अप्लाई होगी। बाकी वही टर्म एंड कंडीशन को रिवाइव करके उन्होंने पहले ऑर्डिनेंस में आई थी तो वही इसमें डाल दी, वही उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया। सर उसके बाद 100D सेक्शन है जो मिनिस्ट्री से डील कर रहा है। इसके अंदर वही जो पिछले ऑर्डिनेंसेस के जरिए चेंजिंग आई थी फिल वक्त वही ऐड की गई हैं। मुतवक्के तो है कि फिनांस एक्ट में इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन फिल वक्त उन्होंने कहा कि चूँकि पाकिस्तानी फिर सो जाते हैं, ठीक है अगर आज ही हमने एक्सटेंशन दे दी तो फिल वक्त वही है कि 30 जून तक जो ले लेगा तो उसको मुकम्मल एमनेस्टी हासिल होगी 111 की, रिड्यूस विद होल्डिंग रेट्स की और रिड्यूस एप्लीकेबल रेट्स की। लेकिन जो 31 दिसंबर तक करेगा उसके लिए 111 का इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस विद होल्डिंग रेट्स और रिड्यूस एप्लीकेबल रेट्स उसको बैरल फिर भी हासिल। बायर वाली क्लास है वो चलती रहेगी या न्यू खत्म हो? सर बायर वाली कौन सी? मैं अप्रूव्ड एमएसपी वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, वो सर चल रही है उसका। उन्होंने अगर मैं मेमोराइज कर रहा हूँ तो मार्च 23 तक की शायद उन्होंने मुद्दत दी है कि मार्च 22 तक की है कि जी आप तब तक वो जो नया बंदा खरीदेगा उसको वो मिलेगा। तो इसके अंदर फिर वक्त वो जो उसकी थी वो सिर्फ उन्होंने इसके अंदर ऐड की है। 100E सर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो चलती रहेगी, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सर ये 100E हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी स्मॉल मीडियम वाली है उसको हम कर चुके हैं। सर सेक्शन 111 में बेसिकली 2 अमेंडमेंटें आई हैं। एक तो वही 5 मिलियन वाली है, ये क्रॉस चेक ये वगैरह वगैरह और फॉरेन रेमिटेंस वाली, और एक आई है क्योंकि कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन आए थे कि सेपरेट नोटर देना ज़रूरी है,
तो वो उसी तरह जब जो मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन से, जैसे कि हमेशा से ही है इसमें, उनको वो कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए, अंडू करने के लिए उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। 122 का जो नोटिस होगा 122(9) का वही सफिशेंट है, और अगर उसमें 111 लिख दिया गया तो इंडिपेंडेंट 111 का नोटिस की ज़रूरत नहीं है। थ्रू एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक्सप्रेसली लेजिस्लेटर ने इसमें डाल दिया। ठीक है सर, इसके बाद 113 के अंदर एक अच्छी अमेंडमेंट आई है कि जो 1 करोड़ रुपए के ऊपर 113 एप्लीकेबल हो जाता था टर्नओवर पे, उसको 10 करोड़ कर दिया गया। फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इज क्लैरिफाइड दैट द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर कवर्स रिसीप्ट्स फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन लाइन विद एक्सप्रेशन टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज यूज्ड इन सबसेक्शन 1 including but not limited to receipts from sale of immovable property where such receipt is taxable under the head income from business. बेसिकली पहले जो टर्नओवर डिफाइन थी ना, उसमें थी सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सक्लूडिंग फाइनल्स। तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती थी। तो हमने कई रिटर्नें जो फाइल की, हमने कहा टर्नओवर नहीं लगता इसमें, क्योंकि इसमें उस डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी मार ही नहीं करती, ना वो गुड्स है, ना सर्विसेज है, ना ही वो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के वैसे भी विद होल्डिंग के सेक्शन ही और हैं, वो 236C और K हैं। ठीक है, तो 153 में तो वो आते ही नहीं है, तो इसलिए वो टर्नओवर में नहीं आते, तो इसलिए उस पर टर्नओवर नहीं लगता। ठीक है, तो टर्नओवर बहुत सारे ने नहीं दिया, इसलिए तो उन्होंने उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाली है कि वो भी इसी का टर्नओवर की पार्ट का डेफिनेशन है, तो उसको भी टर्नओवर समझा जाएगा। अब इसमें लिटिगेशन होगी कि इस साल से ऑनवर्ड होगा या पीछे लगेगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन लेके इधर डालें। लेकिन वो रियल एस्टेट बड़े होते हैं ना, वो तो अरबों के होते हैं, तो उसमें 10 करोड़ की जरूरत क्या है। इसमें क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन है ना, उसमें फ़ी भी है, उसमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसकी सर्विसेज भी है, गुड्स भी है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, कोई हाँ ये सारे उसमें अगर आप डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। कमीशन फी सर्विसेज सारी है ना, उसमें इमूवेबल नहीं है, बाकी सब कुछ है अदर देन फाइनल डिस्चार्ज। फाइनल डिस्चार्ज है तो वो निकल जाएंगे, उसमें वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें डेफिनेशन पढ़ लें और फर्दर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी डाल दी। इसमें ना हमने पहले काफ़ी डिस्कशन की हुई है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है या कमीशन एजेंट जो है वो कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तीन सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन हो सकती है कि एज ए एजेंट या होलसेलर अपने नाम की इनवॉइस ले, अपने नाम की इनवॉइस आगे दे, उसको हम कहते हैं ट्रेडर कम एजेंट। आपने ली, चीज़ें भी ली, आगे भी दी, तो आप जस्ट लाइक ट्रेडर हैं। एक आप ये है कि आप ना अपनी इनवॉइस लेते हैं ना आगे देते हैं, डायरेक्ट कस्टमर टू इनवॉइस जाती है, उसमें प्योर आप कमीशन एजेंट है। तीसरा आप कलेक्टिंग है, जिसमें इनवॉइस आपके नाम आती है, आप जस्ट उसमें आपका एग्रीमेंट है कि मैंने कमीशन ही लेना है। एक में आप ट्रेडर कम कमीशन एजेंट है, आप मार्जिन भी लेते हैं, प्राइस पे आपका कंट्रोल है। आप वो जो सप्लायर है आपको कह दीजिए इतना आपका कमीशन है, आप जितने में मर्जी बेच लें, तो उसमें आप ट्रेडर कम कमीशन एजेंट है। एक आप मार्जिन भी ले रहे हैं और उसमें आप आगे अपना कमीशन ले रहे हैं। फिर आप ट्रेडर हैं, आप परचेज भी रिपोर्ट करेंगे, सेल भी करेंगे और टर्नओवर देंगे। तीसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ आपके नाम इनवॉइस आती है, आप बेचते हैं, लेकिन प्राइस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसने फिक्स की हुई है, इससे ज़्यादा नहीं आप बेच सकते। आपको जैसे ये डिस्काउंट देते हैं कि आप 5%, 10 पीछे 15 लिया, 10 लिया, आगे आगे उसी कमीशन में आप खेलते रहते हैं। प्राइस पीछे से फिक्स है, 100 रुपये आपको मिली वो 70 में, आपने अगले को बेची 80 में, अगले को इतनी, आपको वो बच गया, आगे बच गया, इस तरह प्राइस हो ही रही। तो इस सिचुएशन में प्राइस पे आपका कंट्रोल नहीं। तो उस सिचुएशन में दो सिचुएशन आ सकती हैं। एक तो ये है कि रियल तो आपका कमीशन ही है, लेकिन लाभ है कहीं आपको कमीशन एजेंट समझा नहीं किया, क्योंकि इन पेमेंट सारी आपने की है,
ठीक है ना, सेल सारी आपने की है। अब इसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो आप कहें जी मैं तो सिर्फ कमीशन एजेंट हूँ, ये मेरी है सेल, आप परचेज डिस्क्लोज ना करें, सेल भी ना करें, वो आपके 111 दे देंगे, 111 देंगे, सारी परचेज सारी सेल सारा कुछ आपको इनकम बन जाएगी। एक है ये है कि आप प्रॉपर सेल भी करें, परचेज भी करें और कमीशन भी दें, उसको एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट कर निकाल लें, उस पर टैक्सेशन दे रहे हैं। और जो बनता है वैसे भी अभी आगे एक एग्जम्पशन भी आई है, उसमें उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर जो है, रिटेलर और काफ़ी सारे डाले हैं, तो उनको कुछ टर्नओवर से एग्जम्पशन दी है, उनको कुछ रेट भी कम है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये आप सिनेरियो समझेंगे, वो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का तो रेट कम है, इसीलिए कम किया है ना, इसीलिए किया है कमीशन एजेंट का, कि इसीलिए किया कि आपकी टर्नओवर आपकी समझ ही नहीं है, नहीं तो अदरवाइज आपको फुल रेट दें, 1.25 दें। तो इसलिए ये 3-4 सिचुएशन है, तो उसमें बेहतर ये है कि आप डिस्क्लोज करें। अगर आप वो वाली बात करेंगे नहीं लगता, तो फिर वो आप सेल सारी भी ऐड हो जाएगी इनकम में, बजाय आप दो थोड़ा सा बचाते हुए सारी सेल ऐड, सारी परचेज ऐड, सारी फिर अब जो आया कंसीलमेंट पकड़ के अंतर भी करेंगे, अब नए लाभ में हमें जो पेश करना पड़ रहा था, सेल्स तो हम डिक्लेयर करवा रहे थे, सिर्फ टर्नओवर जो हमारी इंसेंटिव, हमें टर्नओवर के ऊपर हमें मिनिमम टैक्स दे दिया था, इसके अलावा हमें इंसेंटिव भी आ रहा था। भाई देखे ना, इंसेंटिव मिनिमम टैक्स नहीं दिया, इंसेंटिव, डिस्काउंट, कमीशन एक ही के डिफरेंट नेम है, ठीक है। आप डिस्काउंट कह लें तो एक ही बात है, कुछ भी नहीं लिया भाई, उसने कम प्राइस कम कर दी। आप इंसेंटिव कह लें, कमीशन कह दें, जो मर्जी कह रहे हैं, ये गेमिक्स हैं, जो मर्जी लगा लें, ठीक है। कोई इंसेंटिव कह देता है, कोई कहता है सब्सिडी, कोई सब्सिडी कह देता है, कोई कमीशन कह देता है, कोई जो कह देता है डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो इसलिए वो फिर वो उसको जज करेंगे, उसका पार्ट है कि रियल प्राइस क्या है, वह क्या ट्रेड प्रैक्टिस है, वो इंसेंटिव मिलता है कि आपको ही मिलता है स्पेशल, ठीक है ना। अगर वो नॉर्मल कस्टमर ही है, ट्रेड प्रैक्टिस है, सारों को मिलता है, उसी रेंज में है, तो फिर जस्टिफाइड है। अगर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, आपने अपना ही इनबिल्ट किया हुआ है, अपना ही चलाया हुआ है, तो उसके चांसेस कम। तो हर चीज़ जो टैक्सेशन है या अकाउंटेंसी है, इसमें रीजनेबिलिटी, ट्रेड प्रैक्टिस जो है उसके या कमर्शियल प्रैक्टिस हैं, उसके मुताबिक वरन होती है। समथिंग एक्सेप्शनल करेंगे तो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट होगी फिर। सर 113 की एक आखिरी प्रोविज़ो करके 6 बज रहे हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं कि उन्होंने उसकी जो क्लास 2 की सब क्लास सी है, उसके अंदर प्रोविज़ो को चेंज किया है। वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ टैक्स इज पेड अंडर सबसेक्शन 1 ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द फैक्ट दैट नो टैक्स इज पेएबल आर पेड फॉर द ईयर, द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द मैनर स्टेटेड वो अफोरसेड। पहले ये था कि वहाँ पे जो था कि जो रकम एक्सीड करेगी, अब यहाँ पर उन्होंने उसको एक्सीड को चेंज कर दिया कि अगर नो टैक्स इज पेएबल, अगर आपके 5 रुपये भी बनते थे लेकिन मिनिमम ज़्यादा था, तो मिनिमम अगले साल मेरी राय में तो नहीं जाएगा। नहीं, बेसिकली ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले भी ऐसे था कि जो टैक्स आप देंगे, अगर टैक्स आपने दिया है और मिनिमम वाला उधर भी आपका मिनिमम से कम था, तो एक्सेस आप कैरी फॉरवर्ड होते थे, आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड 5 साल तक चलता था। अब उन्होंने स्पेसिफिकली इसमें लिख दिया है कि नो टैक्सेस पेबल आर पेड फॉर द ईयर, द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन शैल बी कैरी फॉरवर्ड। हाँ, कोई अमाउंट नहीं है, पेड भी नहीं किया, पेबल भी नहीं, तो फिर आपको कैरी फॉरवर्ड रहेगी, एडजस्टमेंट इन द मैनर स्टेटेड अबव। तो अब वो आपका जो डिफरेंशियल था वो समझे उन्होंने ज़ाया करने की कोशिश की है। तो पहले एक्सेस था, अब सारा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा पेबल, तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर एडजस्ट कर सकते हैं। एमपी आप बंदा बच्चा है। तो सर आज बाकी अभी जब लॉ में आएगा इसकी एंट्री उसके अंदर होगी, तो फिर उससे सिनेरियो वाज़ेह होगा। सर आज सेक्शन 113 जहाँ तक हम पहुँचे हैं उस पर इसको क्लोज करते हैं। बड़ी उम्मीद है कि अगले सेशन तक फिनांस एक्ट इंशाल्लाह आ चुका होगा, तो इसको तो हम इधर छोड़ेंगे। फिनांस एक्ट के ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि समराइज़, जिसके अंदर इसमें तो हमने कोशिश की साथ कंसेप्ट्स को हम लेके चलें, तो जिस वजह से टाइम भी ज़्यादा लगा, चीज़ें भी ज़्यादा हुई, उसको फिर समराइज़ करके तो सिर्फ अमेंडमेंट्स के ऊपर हम उसको आधा घंटा 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।